हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार हादी, वो मैंने तुझे एक बात बतानी है। रज़ा ने इन्हिमाक से मोबाइल पर गेम खेलते हादी का कंधा हिलाते हुए कहा। हादी कतन मुतवज्जा नहीं हुआ, हनूस गेम में मसरूफ़ रहा। मजबूरन रज़ा को इसके हाथ से मोबाइल छीनकर एक तरफ उछालना पड़ा। मोबाइल उछलकर बेड पर गिरा, सो किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रहा। हाँ, अलबत्ता हादी उछलकर तड़पकर बल खाता हुआ रज़ा के सीने पर सवार हो गया। आखिरी राउंड था, किस मुशक्क़त से इस स्टेज तक पहुंचा था मैं। सारी मेहनत बर्बाद कर दी तूने। वो मुक्कों और घूंसों से इसकी तवाज़ा कर रहा था। रज़ा हाथ पांव चलाकर बचाव की अपनी सी कोशिशें कर रहा था। गुस्से के मारे अल्फाज भी सही तरीके से अदा नहीं हो रहे थे। इस सारी धींगा मुश्ती में हादी तो क्लिक की हल्की सी आवाज़ को ना सुन सका, ना ही महसूस कर पाया। मगर भला हो किस्मत का जो रज़ा पर यावरी करने को तैयार बैठी थी। सो इसने ना सिर्फ वो आवाज़ सुन ली, बल्कि कदमों की चाप जो कि सिरे से उभरी ही नहीं थी, इसे भी अंदाज़ा लगा लिया कि इस बे आवाज़ तरीके से छापा मारने वाला आखिर कौन हो सकता है। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसने तय किया कि इसे क्या करना है। मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। आवाज़ में इस कदर लजाजत और रिक्कत समूली कि दरवाजे की झिर्री से झांकती दो आंखें अगर छलके ना तब भी नम ज़रूर हो जाएं। अच्छा, गलती हो गई तुझसे? धन धना धन, हादी इसकी दुर्गत बनाते हुए बोला। माफ़ कर दे यार, रज़ा बस हाथ नहीं जोड़ पाया। पोजीशन ही कुछ ऐसी थी। मैं आइंदा कभी तुझसे तेरी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। ये शादी भी तेरी कोई चीज़ मांगे बगैर गुजार लूँगा। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मेरे दोस्त। तू ना दे मुझे अपनी जर्सी और जूते। मैं पुरानी जैकेट और फटे हुए जूतों के साथ शादी में शरीक हो जाऊंगा। तकरीबन रद्द देने वाली आवाज़ में रज़ा बोला। हादी की आंखें आखिरी हद तक फैलकर फटने के करीब हो गईं। क्या मतलब है आखिर इस बात का? इसकी नज़रों ने सवाल किया और मुंह से जो जुमला बरामद हुआ वो ये था, कौन सी जर्सी और जूते? तब ही टिक कर हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। हादी ने गर्दन घुमाकर देखा, दरवाज़ा बंद था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ अगर दरवाज़ा बंद होने की थी तो आखिर दरवाज़ा खुला किस वक्त था। अब उठ भी जाना ये हाथी के जैसा वजूद लेकर मेरे ऊपर से कि मेरा दम घुटने तक सवार रहेगा। रज़ा ने जल्दी जल्दी बोलकर इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और अपनी सी कोशिश में खासा कामयाब भी रहा। हादी हाथ झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। खबरदार, जो तूने आइंदा मेरे मोबाइल पर हमला हावर होने की कोशिश की। वो उंगली उठाकर इसे तंबीह करता हुआ बोला। रज़ा भी कोहनी पर वज़न डालकर सीधा हुआ बैठा। हादी ने अपना मोबाइल उठाया। रज़ा ने पैर समेटे कबल इसके कि हादी दोबारा से मोबाइल में मगन होता। रज़ा ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। यार वो बात तो सुन ले जिसकी खातिर मैंने इतनी मार खाई है तेरी। रज़ा के लहजे की लजाजत से कुछ देर के लिए ही सही हादिल का दिल पसीज गया। अच्छा चल बोल, लेकिन बात लंबी नहीं होनी चाहिए। हादी हमा तन गोश्त हुआ। एक मिनट। रज़ा के कुछ बोलने से पहले ही हादी को कुछ याद आया तो इसको खामोश करवा दिया। रज़ा सवालिया नज़रों से इसे तकने लगा। ये तो किन जूतों और किस जर्सी की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले? अचानक ही रज़ा को खांसी का दौरा पड़ा। हाँ, वो यूं ही कुछ ऑल फॉल सा बोल गया, मतलब ऐसे ही बेमकसद। अच्छा तो तू मेरी बात तो सुन ले। रज़ा ने इसका मशकूक अंदाज यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। यार कोई लड़की मुझे छुप छुप कर देखती है। कुछ शर्माते हुए इसने कहना शुरू किया। छुप छुप कर देखती है तो तुझे कैसे पता चला? बरवक्त एक इंतहाई माकूल सवाल हादी के जहन में आया। असल में जब मैं पार्क से वॉक करके वापस आ रहा होता हूँ ना, तो जो पार्क के बिल्कुल बराबर में पहली कोठी है, इसकी पिछली दीवार में एक सुराख से 2 आंखें मुझे झांकती हुई महसूस होती हैं। तो ये अंदाज़ा तुझे कैसे हुआ कि वो आंखें किसी लड़की की हैं? हादी के एक और इंतहाई माकूल सवाल ने रज़ा का मूड खासा ख़राब किया। जाहिर है लड़की है तो छुप छुप कर देखती है ना। लड़का होता तो गेट खोलकर बाहर आकर देख लेता। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि वो इस कोठी की पिछली दीवार है, तो गेट तो सामने वाली तरफ होगा ना। हादी गौर से रज़ा के चेहरे को तकते हुए बोल गया। यार वो असल में मैंने इस दिन इस घर के टेरेस पर एक बहुत ही हसीन दोशीज़ा देखी थी, तो मैं इसको देखते ही मबहूत रह गया। एक जज्ब के आलम में रज़ा ने बोलना शुरू किया। पहले पहल तो उसे अंदाज़ा ना हो सका कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जो ही अंदाज़ा हुआ वो फ़ौरन अंदर चली गई। बस यार
तब से अब तक मैं पार्क जाने के बजाय इस कोठी के गिर्द चक्कर लगाता रहता हूँ कि शायद कभी दोबारा इस परी चेहरे का दीदार हो जाए। और अभी 2 दिन से मुझे दीवार के पीछे ना सिर्फ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है बल्कि 2 आंखें भी खुद पर मरकूज महसूस होती हैं। रज़ा खामोश हुआ। हादी ने बोलना शुरू किया, तेरी इस चीप सी लव स्टोरी में खासे झोल हैं, और वो जो 2 आंखें तुझे झांकती हैं ना, यकीनन चौकीदार की होंगी जो छुप छुप कर तेरी शनाख्त कर रहा होगा और किसी दिन अचानक पकड़कर तुझे खूब मारेगा। लिहाजा मेरी मान, इस पीली कोठी का तवाफ बंद कर दे, और अगर तेरी बेहुदा बकवास मुकम्मल हो गई हो तो मैं ज़रा अपने मोबाइल को टाइम दे दूँ। हादी ने मोबाइल ऑन किया, तभी दरवाज़ा धार से खोलकर अजब खान अंदर आया। तुम दोनों को बाबा जान ने बुलाया है, लठमार अंदाज में कहता वो जिस तेज़ी से आया था इसी तेज़ी से वापस चला गया। बदतमीज़ जाहिल इंसान, अल्लाह जाने इसको कब तमीज़ आएगी। हादी इसके बगैर इजाज़त अंदर घुस आने पर सख्त चिढ़ पड़ा। चलें, रज़ा ने सवालिया नज़रों से हादी को देखा। हादी सर हिलाते हुए उठकर खड़ा हो गया। रज़ा ने भी इसकी तकलीद की। दिमाग में जूते और जर्सी घूम रहे थे। यार ज़ारा, वो पिछली तरफ वाली जो दीवार है ना बाग की, इसमें कोने से ज़रा सा दाएं को करके एक सुराख है, वहीं से देखा था मैंने इसको। हानिया अपनी ताज़ा तरीन मुहिम की रिपोर्ट ज़ारा को पेश कर रही थी, जो इंतहाई इन्हिमाक से इसकी बातें सुन रही थी। तो क्या तुमने फ़ौरन से अंदर आकर किसी बड़े को बताया था? ये ना हो किसी दिन कोई बड़ी वारदात हो जाए। ज़ारा ने अपनी दानिश में इंतहाई माकूल बात की। नहीं ना, हानिया ने नाक चढ़ाकर सर को दाएं बाएं जंबिश दी। मैं इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूँ। पहली मर्तबा मैंने इसे तब देखा जब मैं टेरेस से दरख्तों पर लगे फूलों का जायज़ा ले रही थी। वो इंतहाई मशकूक अंदाज में खड़ा हमारे घर का जायज़ा ले रहा था। अच्छा फिर? परेशानी से सर हिलाते ज़ारा के चेहरे पर बड़ी वाज़े उलझन थी। इस दिन के बाद से वो हर रोज़ हमारे घर के अतराफ में चक्कर लगाता है, शायद मौके की ताक में है। मैं 2 दिन से छुपकर इसकी हरकत नोट कर रही हूँ। हानिया बात जारी रखते हुए बोली, तो तुम्हारे ख्याल में आखिर वो चाहता क्या होगा? ज़ारा ने बिल आखिर उलझन को ज़बान दी। जाहिर है मुनासिब वक्त देखकर हमारे बाग में कूद आएगा और फल चोरी करके ले जाएगा। वैसे भी बाज़ार में फल इस कदर महंगा हो गया है कि ख़रीदने की इस्तिताअत तो बेचारी पब्लिक में है ही नहीं, तो अब ऐसे ही काम चलाएंगे ना लोग। हानिया ने बात मुकम्मल करके एक ठंडी सांस भरी, गोया अफसोस का इजहार हो अवामुन नास की हालत ज़ार पर। अच्छा, वो चोर देखने में कैसा है? ज़ारा को यूं ही ख्याल आया तो पूछ बैठी। देखने में? हानिया ने लम्हा भर रुक कर इसका हुलिया याद करने की कोशिश की। कद 6 फुट से कुछ निकलता हुआ ही होगा। रंग गोरा है, बाल भूरे, आंखों का रंग मैं इतनी दूर से देख नहीं पाई। और इसने दिमाग पर जोर डाला। नेवी ब्लू रंग का ट्रैक सूट जिस पर सुर्ख धारियाँ हैं वो पहनकर आता है। पाँव में सफ़ेद जॉगर्स, और देखने में दूर से कुछ टॉम क्रूज जैसा लगता है। ज़ारा का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। हाय! आंखें सकोड़ते हुए इसने अपनी कज़न कम दोस्त को देखा। क्या हुआ? हानिया इसके तासुरात से कुछ समझ नहीं पाई। ये हुलिया तो हरगिज़ चोरों के हुलिये जैसा नहीं है। आम तौर पर चोरों की फटी हुई शलवार कमीज़ के साथ रंग उड़ी केड़ी पहनी होती है, और एक बड़ी सी बदरंगी चादर से इन्होंने मुंह छुपाया हुआ होता है, और इनका वक्त भी रात का होता है चोरी करने का। ज़ारा की बात सुनकर हानिया की समझ में नहीं आया कि आगे इसे क्या बोलना चाहिए। ज़ारा ने बात जारी रखी। चोर सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ट्रैक सूट और जॉगर्स में वारदातें नहीं करते, तो वो आम चोर नहीं है ना। हानिया अपनी बात पर जोर देकर बोली। मॉडर्न चोर है वो। हो सकता है अपना एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए फल चोरी करना चाहता हो। कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? ज़ारा अपनी मक्खन मिलाई किसी दूधिया रंगत वाली इंतहाई हसीन और खूबसूरत कज़न को देखते हुए कुछ राजदारी से बोली। और क्या मामला हो सकता है भला? हानिया ने सवालिया नज़रें ज़ारा के चेहरे पर गाड़ दी। वो दोनों सलाम करके बाअदब बा मुलायजा होशियार वाले अंदाज में ईस्ट कासी के सामने बैठे थे। इनका होनहार शागिर्द अजब खान, जो शागिर्द कम और जासूस ज़्यादा था, कमरे के कोने पर रखे इस्त्री स्टैंड पर इनके कपड़े इस्त्री कर रहा था। भाई अजब, इन्होंने अपनी बारोब आवाज़ में इसे मुखातिब किया। जी बाबा जान। वो मुस्तैदी से पलटा। मनहूस कहीं का। रज़ा ने एक कटीली सी नज़र इस पर डाली, जो मुखबरी के फ़राइज़ इंतहाई फ़र्ज शनासी से अंजाम दिया करता था।
करामत से कहो 3 प्याली दूध पत्ती भिजवा दे। दूसरे लफ्ज़ों में इन्होंने अजब को मंजरनामे से गायब होने का कहा। अजब खुश दिली से मुस्कुराता, बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाता वहाँ से हटा। गो के दिल बड़ा भारी हो रहा था। क्या ही अच्छा होता जो इन दोनों की दुर्गत इसके सामने ही बन जाती। रज़ा और हादी दोनों ही ने इसके चले जाने पर सुकून का सांस लिया, वरना इस अदालती कार्रवाई के बाद किसी वकूए से पहले तक इसने चटखारे लेकर इनके सामने ये किस्सा दोहराते रहना था। करामत चाचा, बाबा जान ने 4 दूध पत्ती बनाने का कहा है। अजब ने पूरी ईमानदारी से 1 प्याली के इजाफे के साथ पैगाम पहुंचाया। अच्छा बेटा। करामत चाचा ने सारे काम छोड़ छाड़ कर फटाफट 5 दूध पत्ती चूल्हे पर चढ़ाई। अपना हिस्सा वो बगैर कहे खुद ही शामिल कर लिया करते थे। अजब कुल दिल गिरफ्ता मलूल सा वहीं पर बैठ गया। कैसे नमक मिर्च लगाकर इसने बाबा जान को बताया था कि रज़ा फ़कीरों की तरह हादी से जूते कपड़ों की भीख मांग रहा था और हादी जवाब में इसको किसी बुरी तरह पीट रहा था। सख्त नापसंद थे बाबा जान को आपस के लड़ाई झगड़े, और अब यकीनन बाबा जान बुरी तरह दोनों को लताड़ रहे होंगे। अजब को सोचकर ही मज़ा आ गया। रज़ा को इसलिए डांट पड़ रही होगी कि इसे अपनी इज्जत नफ्स का ज़रा भी पास नहीं, यूं भीख मंगों की तरह चीज़ें मांग रहा था, और हादी को मतलूबा अशिया फराहम ना करने पर। अजब खान ईस्ट काशी के दूर के एक जानने वालों का बेटा, जिसको बाप के मरने और माँ की दूसरी शादी के बाद इन्होंने अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। वो इनका होनहार शागिर्द था जो हमेशा अच्छे नताइज से इनका दिल खुश करता था। इसके अलावा वो एक बाएतमाद मुखबिर था जो इनके पोते हादी और नवासे रज़ा की पल पल की खबरें इन तक पहुंचाया करता था, और सबसे बढ़कर वो इनका राइट हैंड था जो कपड़े जूते से लेकर दवाई तक इनके सारे काम बखूबी अंजाम दिया करता था। लो बेटा, दूध पत्ती तैयार है। करामत चाचा ने 4 प्यालियां ट्रे में सजाकर ट्रे इसके सामने की। ट्रे हाथ में थामकर इसने एक प्याली उठाकर स्लेब पर रखी। मैं आपके साथ पीऊंगा, अभी वापस आता हूँ, और कमरे की सिमत बढ़ गया। तो दूसरी तरफ, अरे भैया, इन औलाद वालों से तो हम बे औलाद ही अच्छे रहे। रिफ़त मिनहाज चादर उतारकर एक तरफ रखती, दोनों पाँव समेटकर सोफे के ऊपर रखकर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए बोली। मिनहाज अल्ताफ़ ने अखबार पर से नज़रें हटाकर ऐनक के पीछे से झांकती हुई आंखों से बेगम के तासुरात का जायज़ा लिया। फौरी तौर पर कुछ नहीं बोले। तौबा है तौबा, अल्लाह माफ़ करे, कैसे कैसे शर्मिंदा करवाती है ये औलाद दुनिया वालों के सामने। रिफ़त तपाई पर रखी बोतल से पानी गिलास में अंदर पलटते हुए बोली। वो अभी अभी एक कुरान ख्वानी की महफिल से वापस आई थीं और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सुनकर आई थीं जिसको मियाँ के गोश गुजार किए बगैर इनको चैन नहीं आता था। मिनहाज अल्ताफ़ ने अखबार तय करके साइड पर रखा, ऐनक उतार कर हाथ में ली और पूरी तरह से बेगम की जानिब मुतवज्जा हुए। जी फरमाइए। हूँ क्या? कुछ अनजान सा बनकर इन्होंने सवालिया नज़रें मियाँ के चेहरे पर गाड़ दी। वो बात बता दीजिए जिसने आपके अंदर उथल पुथल मचाई हुई है और जिसको सुनाए बिना ना आप खुद का सांस ले पाएंगी, ना ही मुझ गरीब को नाचीज़ को लेने देंगी। मिनहाज साहब ने बगैर लगी लिपटी रखे साफ साफ बात कह दी। नहीं, बात तो कुछ ऐसी ख़ास नहीं है। रिफ़त मज़ीद बेनियाजी बरतती तो मिनहाज साहब फ़ौरन ही ऐनक आंखों पर लगाकर दोबारा अखबार न खोल लेते। अच्छा बता रही हूँ। वो फ़ौरन ही लाइन पर आईं। हाजी साहब की बेगम बता रही थीं, रिफ़त ने महल्ले की एक खातून का नाम लेते हुए इनके देवर का बेटा लड़की भगाकर ले गया है। तौबा मेरे अल्लाह तौबा। इन्होंने कानों को हाथ लगा लिया। कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा माँ बाप को। बेचारी माँ मुंह छुपाती फिर रही है। ख़ानदान वालों से आखिर में अफसोस का इजहार करने के लिए चै 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 की आवाज़ें भी निकालीं। वैसे आप कुरान खानी की ही महफिल में गई थी ना? इन्होंने आंखें सिकोड़ते हुए बेगम से तस्दीक चाही। जी? रिफ़त ने ज़ोरों शोर से सर हिलाते हुए तस्दीक की। तो ये सारी मालूमात कलाम पाक पढ़ने के दौरान ही इन्होंने आपसे शेयर कर ली? इंतहाई अचनबे से मिनहाज ने दरियाफ्त किया। अरे नहीं, वो कुछ गड़बड़ाते हुए बोली। महफिल के दौरान तो यूं ही सरसरी सा जिक्र किया था, तफसील तो खाने के वक्त बताई। अरे हाँ, खाने से याद आया, बहुत ही बेहतरीन खाना दिया हमारी मेज़बान ने। 3-4 तो सिर्फ मीठे के ही आइटम्स थे। इसके अलावा रिफ़त बोले गई, यहाँ तक कि मिनहाज साहब की हिम्मत जवाब दे गई। कोई 15 मिनट बाद मजबूरन इनको बोलना पड़ा। अगर आपकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो एक प्याली चाय बना दीजिए। इसके अलावा कोई तरीका सूझा नहीं था इनको खामोश करवाने का।
जी अभी बनाती हूँ। वो खड़े होते हुए दोबारा बैठ गईं। एक बात तो रह ही गई, सर पर हाथ मारा, गोया अपनी अक्ल पर मातम कर रही हूँ। कहिए। वो हमतन गोश हुए। कुछ रकम चाहिए होगी मुझे, जहाँ ज़ेब की शादी की शॉपिंग के लिए। अरे सारा खर्च तो मैं आपके हाथ में ही देता हूँ, अब इजाफी रकम कहाँ से लाऊं? भाई वो जो आपकी बीसी निकल रही है ना इस्मा, फरजाना भाभी के यहाँ, वो मुझे दे दीजिएगा, मैं गुजारा कर लूँगी। सुकून से बात मुकम्मल करके वो वहाँ से जा चुकी थी। ये और बात जाते जाते मियाँ को बेसुकून कर गईं। सिर्फ आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा था इसको। जो ही दादी के खर्राटे फिजा में गूंजना शुरू हुए, वो दबे पांव बिस्तर से बाहर निकल आई। खामोशी से अलमारी का दरवाज़ा खोला, आहिस्ता आहिस्ता कपड़े के नीचे हाथ मारकर टटोलना शुरू किया। जैसे ही मतलूबा चीज़ हाथ में आई, पलटकर दादी को देखा, कहीं आँख तो ना खुल गई। देखकर तसल्ली हो गई। दादी के सन्नाटे को चीरते फाड़ते खर्राटे हनूस माहौल को गरमाए हुए थे। अच्छे तरीके से चादर की बक्कल मारते हुए वो अपनी मतलूबा चीज़ को बगल में दबाए बेआवाज़ कदमों से चलती हुई इंतहाई खामोशी से कमरा क्रॉस कर गई। दादी ने सोने में इस कदर टाइम लगा दिया था कि इसको लग रहा था 5 मिनट मज़ीद दादी ना सोती तो वो शजर ममनुआ, इस वक्त यही लफ्ज़ मुनासिब लग रहा था, यकीनन दादी के सामने ही निकाल बैठेगी। फिर जो होता सो देखा जाता। सद्दे शुक्र कि इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही दादी को नींद आ गई। अपने और दादी के मुश्तरका कमरे से निकलकर इसने अच्छी तरह से गर्दोपेश का जायज़ा लिया। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था, हर तरफ सन्नाटे का राज था। दबे कदमों से चलती हुई वो टीवी लाउंज क्रॉस करके किचन में दाखिल हुई। लाइट ऑन करके आहिस्तगी से चेयर पीछे को करके बैठ गई। कुछ देर इंतज़ार किया ताकि अगर कोई जाग रहा हो और इसकी किचन में मौजूदगी को महसूस करे तो जल्दी से पानी पीने का नाटक शुरू कर दे। 2 मिनट यूं ही गुजर गए, कुछ भी ना हुआ। आखिरकार इसने अपनी मतलूबा चीज़ निकाल कर सामने रखी और ठीक 10 मिनट बाद, जबकि वो इंतहाई इन्हिमाक से अपने शुगल में मसरूफ़ थी। ये क्या हो रहा है की आवाज़ पे करंट खाकर उछली। हमला इस कदर अचानक था कि इसको संभलने का मौका भी न मिल सका। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। बैल वक्फे वक्फे से मुसलसल बजाई जा रही थी। ढटाई में दोनों फरीक एक दूसरे पर सबकत ले जाने को सर तोड़ कोशिश कर रहे थे। जितना ढीठ इंसान बैल बजाने वाला था, कमोबेश इतना ही ढीठ अनसुनी करने वाला भी था। निम्को खाते, पेप्सी पीते नमर मोबाइल पर नजरें जमाए इस ताबड़तोड़ बजती बैल को बैकग्राउंड म्यूजिक से ज़्यादा अहमियत नहीं दे पा रहा था। चूँकि बैल बजाने वाला बैल बजाने के बाद चंद सेकंड का वक्फा ज़रूर रखता था, सो नमर की तबीयत पर यह आवाज़ कुछ ऐसी गिरा ना गुजर रही थी, वरना मुसलसल बजती बैल, जिसमें बैल बजाने वाला घंटी से हाथ हटाना ही भूल जाए, वो इसको खासी अच्छी कोफ्त में मुब्तला कर देती थी। कोफ्त वो बर्दाश्त कर लिया करता, मगो मुश्किल ही सही, मगर उठकर गेट खोलने की जहमत फिर भी गवारा नहीं करता था। ईमान से इस कदर खूबसूरत बाल, नमर भाई मैं क्या बताऊं, इतने रेशमी बाल तो किसी लड़की के नहीं देखे मैंने आज तक। बिल्लो बोलता बोलता नीचे आया, नमर को देखकर तबसरा किया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। लड़की? रेशमी बाल? नमर के कान खड़े हो गए। कौन सी लड़की, कैसे बाल? कहाँ देख लिए तुमने? नमर ने सवालात की बौछार कर दी। मजबूरन बिल्लो को रुकना पड़ा। मैं कह रहा था नहीं देखे आज तक। इसने अपनी बात की वजाहत की और दोबारा से चल पड़ा। तो आज कहाँ देख लिए? अभी देखे हैं। बैल की आवाज़ पर टेरिस से नीचे देखा तो इसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि नमर तीर किसी तेज़ी से उठकर दरवाजे तक पहुंचा। मैं खोलता हूँ गेट। बिल्लो को साइड पे करके वो खुद भागा, गोया ट्रेन छूट जाने का खदशा हो। इतनी देर से बैल बज रही थी तो कानों में उंगलियां दिए बैठे थे, अब अचानक से क्या हुआ? बिल्लो बेचारा हैरान परेशान खड़ा सोचता रह गया। रेशमी बालों वाली हसीना तसव्वुर में बसाए जो ही नमर ने गेट खोला, सामने अपनी ही उम्र के एक खुश शक्ल नौजवान को खड़े पाया। बेख्तियार ही इसके दाएं बाएं देखा, फिर इसके दाएं तरफ जरा सा आगे को खिसक कर इसके पीछे किसी रेशमी बालों वाली हसीना को खोजने की कोशिश की, पर सड़क दूर तक सुनसान वीरान पड़ी थी। नौवारिद के अलावा किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। आने वाला हैरत से इसकी अजीब और गरीब हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था, जो गेट खोलने के बजाय, इससे तारुफ हासिल करने के बजाय अल्लाह जाने खाली सड़क पर क्या खोज रहा था।
अच्छी तरह मायूस होने के बाद आखिरकार नमर को मजबूरन नौवारिद की जाने मुतवज्जा होना पड़ा। चेहरे पर इंतहाई बेज़ारकुन मायूसी सजाए अब वो अजनबी से मुखातिब था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलना था। सर से पांव तक नम्र का तफसीली जायजा लेने के बाद वो इत्मीनान से बोला, क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? नम्र ने आंखें सकोड़कर मजीद ध्यान से इसके नकूश का जायजा लिया कि शायद पहले कभी शनासाई रह चुकी हो। जी नहीं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। इसके बावजूद मैं बता सकता हूँ कि आप नंबर 1 हैं और इस वक्त घर में आपके और बिल्लो के अलावा कोई नहीं है। आप यकीनन मोबाइल में मसरूफ़ थे और गेट खोलने के मूड में भी नहीं थे। अब ये तो आप ही बगैर बेहतर बता सकते हैं कि आखिर किस चीज़ ने आपको गेट तक आने पर मजबूर किया। अजनबी सुकून से बात मुकम्मल करके अब नमर के हैरत से खुले हुए मुंह के बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। आप क्या नजूमी हैं? हैरत के इब्तिदाई झक्के से निकलकर संभलते हुए बोला, जी नहीं, मैं बाबर हूँ, आपका नया पड़ोसी। पिछले हफ्ते ही हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं। इसने हाथ से बराबर वाले सफ़ेद और गुलाबी इम्तिजाज के बड़े से बंगले की तरफ इशारा किया। गैर इरादी तौर पर नम्र की निगाह इस आलीशान बंगले की तरफ उठी जो 1 साल की मुद्दत में इनके देखते ही देखते तामीर हुआ था। अभी कोई हफ्ता भर पहले की बात थी कि मकीन आकर इसमें आबाद भी हो गए थे। तो आपको इस कदर अंदर की खबरें किसने बहम पहुंचाई? नमर सर खुजाता हुआ बोला, आपकी अम्मी ने। इसने कुछ तवक्कुफ किया, फिर बोला, आपकी अम्मी गाजर का हलवा लेकर हमारे घर आई थीं। उस दिन मैं दराज का नट टाइट करने की कोशिश कर रहा था। इनको याद आया कि इनके कमरे की दराज के स्क्रू भी ढीले पड़े हुए हैं। जितनी देर इन्होंने मेरी अम्मी से सलाम दुआ की, बातचीत की, इतनी ही देर में मैं फारिग हो गया। फिर मैंने इनके कमरे की दराज सेट करने की पेशकश कर दी। बस इसी सिलसिले में वो और मैं आगे पीछे बाहर आए ही थे कि मेरी नानी हुजूर की आंख खुल गई। वो बाहर आ गई। इन दोनों खवातीन को बातें करता छोड़कर मैं बाहर निकल रहा था कि आपकी वालदा ने कहा, अरे बेटा, बैल बजा तो दो जाकर, लेकिन जहन नशीन कर लो कि घर में नमर और बिल्लो के अलावा कोई नहीं है। बिल्लो तो नहाने गया हुआ है और नमर चुपका हुआ होगा अपने मोबाइल के साथ। बैल सुनता रहेगा, सर धंसता रहेगा, लेकिन गेट तक आने की जहमत नहीं करेगा। चाहे जलजला आए, चाहे तूफान या कोई धमाका ही कर दो, वो नहीं हिलने का। बस इस कदर इश्तियाक सा जागा आपसे मिलने का कि रहा नहीं गया, फौरन ही भागा आया। बाबर ने दिलचस्पी से इसे देखते हुए तफसील बताई। सबसे पहले तो मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। नमर ने एक बेहूदी सी जमाई लेते हुए कहा, वो मेरी अम्मी नहीं, दादी हैं। बाबर के चेहरे पर छाए नागवारी के तासुरात, जो कि नमर की जमाई का शाखसाना थे, हैरत के तासुरात में बदल गए। रियली? इसने हैरत छुपाने की कतन कोशिश नहीं की। लगता नहीं है? जी। नमर ने सर हिलाया और इसने ना लगने के पीछे इनकी किस कदर जहद मुसलसल है, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो मजीद भी गुल अफशानियाँ करता इस अजनबी के सामने दादी के बारे में, जो दादी को बाबर के अकब से नमोदार होते ना देख लेता। बस दादी को देखने की देर थी, वो मंजर से यूं गायब हुआ गोया गधे के सर से सींग। यूं भी अभी तो इसे जाकर बिल्लो की भी खूब खबर लेनी थी। कार पोर्च अबूर करके टीवी लाउंज में दाखिल होकर इसने इधर उधर देखा। बिल्लो के आसार ना पाकर फौरन ही ऊपर को दौड़ लगाई। ऊपर किचन से कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो दौड़ता हुआ किचन के सिमत गया। क्या कर रहा है मेरा लाल? गुस्सा बमुश्किल जब्त करते हुए नमर ने पूछा। बिल्लू ने एक नज़र इसे देखा, फिर दोबारा से कैबिनेट्स और शेल्फ खंगालने में मसरूफ़ हो गया। भूख लग रही है नमर भाई, खाने को कुछ ढूंढ रहा हूँ। एक के बाद एक शेल्फ और दराज में हाथ डालते निकालते कुछ मायूसी से इसने सर झटका। कुछ भी नहीं मिल रहा। शक्ल पर 12 बज रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मुझे बताएगा कि तूने रेशमी बालों वाली हसीना कहाँ देखी थी? नमर ने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। रेशमी बालों वाली हसीना? बिल्लू ने हैरत से नमर को देखते हुए इसके अल्फाज दोहराए। किस हसीना की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहाँ देखी थी? इसके चेहरे पर फैली मासूमियत भरी हैरत ने नमर को भी सोच में डाल दिया। कहीं ये गेट खुलवाने के लिए मुझे फूल तो नहीं बना रहा था। खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। गेट खोलने के लिए तो वो खुद सीढ़ियाँ उतर कर आया था और मैं तो खुद ही गया था। बिल्लू की आवाज़ इसे वापस हाल में लेकर आई। बताएं ना नमर भाई, क्या कह रहे थे अभी आप? 15 साला बिल्लू और 24 साला नमर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। यार,
जब तुम घंटी की आवाज़ सुनकर नीचे आए थे तो तुम कह रहे थे कि तुमने टेरेस से झांक कर देखा कोई रेशमी बालों वाली हसीना नीचे खड़ी थी। नमर ने साफ साफ बात करने का फैसला किया। अल्लाह को माने नमर भाई, बिल्लू एकदम बितका। कैसी वाहियात बात मुझसे मंसूब कर रहे हैं आप। वो तो मैं नहा रहा था तो बैल की मुसलसल आवाज़ पर मुझे इल्म हो गया कि नीचे आपके अलावा कोई नहीं है, वरना गेट अब तक खोला जा चुका होता। सो मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आया। यूं ही गैर इरादी पर टेरेस से नीचे झांका तो सामने पार्क में कोई साहब अपना कुत्ता टहला रहे थे। रशियन डॉग था गालिबन। इतने खूबसूरत और रेशमी बाल थे इसके। मैं आपको इसकी बाबत बता रहा था, आप जाने क्या समझे। बिल्लू ने तफसील से सारा वाक़या सुनाया। तो तुम कुत्ते के रेशमी बालों की बात कर रहे थे? नमर ने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। जी। बिल्लू ने ज़ोर शोर से सर हिलाया, साथ ही साथ दांत भी निकाले। अच्छा, तो आप लड़की समझे थे, तभी इतनी तेज़ी से उठकर भागे थे जैसे। एकदम ही इसकी हंसी और जुमले दोनों को ब्रेक लगा। अपने जबड़े की तरफ बढ़ते नमर के मुक्के ने बिल्लू को झुकाई देकर भागने पर मजबूर किया। बहुत ठंडे और मीठे लहजे में बाबा जान इन दोनों को बेइज्जत कर रहे थे। आधी बातें हादी की समझ में आ रही थीं और आधी सर के ऊपर से गुजर रही थीं। इसके बरक्स रज़ा को हर बात बखूबी समझ में आ रही थी। ये और बात कि दोनों में से कोई भी अपनी सफाई में कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यतीम होने का ये मतलब है कि इंसान अपनी खुददारी, अना और इज्जत नफ्स को पसे पुश डालकर दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करना शुरू कर दे। इतनी मुश्किल उर्दू, अल्लाह अल्लाह। हादी ने झिरझिरी ली। और अगर अल्लाह किसी को देने के काबिल बनाता है तो इसे इस इंसान को अपने अशरफुल मखलूकात होने का हक अदा करना होता है, ना कि फ़ख्र गुरूर में गर्दन अकड़ा अकड़ा कर खुद को शयातीन के गिरोह में शामिल कर ले। इंसानों को दुनिया में एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ना कि खुद मालिक समझना शुरू कर दे। अल्लाह ताला कभी देकर आजमाता है तो कभी लेकर आजमाता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने तीनों नफूस को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। बाबा जान ने ऐन लेक्चर के दौरान तकरीर का इख्तिताम किया। आ जाओ, बारोब आवाज़ में इन्होंने हुक्म सादिर किया। अजब खान चाय की 3 प्यालियाँ ट्रे में सजाए कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। अजब को ट्रे तपाई पर रखने का इशारा करते हुए वो इनसे मुखातिब हुए। हुक्म से सरताबी की मजाल न थी, वरना हादी इतना ज़रूर पूछता, बाबा जान चाय? वो जाने को पलटे और हाँ, बाबा जान की आवाज़ पर वो जहाँ थे वहीं साख्त हुए। आइंदा मुझे तुम लोगों की शिकायत ना मिले, इसके लिए तो इस मनहूस का मरना ज़रूरी है। रज़ा ने एक कटीली सी नज़र अजब पर डाली जो कुन अखियों से इन्हीं दोनों को देख रहा था। रज़ा और अजब की नज़र मिली। पल भर को अजब की आंखों में अनोखी सी चमक लहराई, जैसे कुछ फतह कर लिया हो। घटिया आदमी, बे आवाज़ रज़ा के मुंह से निकला। अब जाओ तुम लोग और ज़रा करामत को भेजना इधर। बात ख़त्म करके वो अजब की जानिब मुतवज्जा हुए। बाहर आकर हादी ने गहरे गहरे सांस लिए। उफ, शुक्र है अजब आ गया, वरना मुझे तो लग रहा था 2 मिनट मजीद अगर मैं इतनी गाढ़ी उर्दू में बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा तो मुझे उल्टी मोशन शुरू हो जाएंगे। और मुझे लग रहा था कि बाबा जान ने चाय हमारे लिए मंगवाई है। रज़ा बेबसी भरे लहजे में बस इतना ही बोल सका, चल यार, करामत चाचा को बुलाएं। हादी ने रज़ा के कंधे पे हाथ रखा। कमरों की कतार के सामने बनी तवील राहदारी अबूर करके वो अनेक्सी के बिल्कुल शुरू में वाक़ई किचन में दाखिल हुए। करामत चाचा चाय की 2 प्यालियाँ ट्रे में सजाए मुंतज़िर से बैठे दिखाई दिए। किसका इंतज़ार कर रहे हैं चाचा? रज़ा डाइनिंग चेयर टेबल के अंदर से निकालता हुआ बोला, अजब का। कह रहा था चाय आपके साथ ही पीऊँगा। करामत चाचा खुशगवार लहजे में बोले, चाय तो आप बाबा जान के साथ पियेंगे, जाइए बुला रहे हैं आपको। हादी ने रज़ा की तकलीफ में चेयर निकाली और इस पर बैठते हुए बोला, अच्छा अच्छा। वो कहते हुए फ़ौरन ही उठ खड़े हुए और चल दिए। रज़ा ने चाय की एक प्याली उठाकर अपने सामने रखी और दूसरी हादी की जानिब खिसकाई। यार रज़ा, बाबा जान की आज की तकरीर तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि बाबा जान किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे थे। हादी ने चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगाई और ये कौन इज्जत नफ्स दाव पर लगा बैठा। और हादी ने कुछ याद करने की कोशिश की। ये शयातीन के गिरोह, अकड़, गुरूर, कुछ समझ में आया तेरे? हादी ने कुछ मज़ीद उलझन आमेज अंदाज में इस्तफसार किया। हाँ हाँ, रज़ा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सब समझ आया है मुझे।
तो मुझे भी समझाना। हादी इसकी अक्ल व दानिश पर रश्क करता हुआ बोला। बात कुछ यूं है कि जब हम दोनों कमरे में लड़ रहे थे तो अजब आया था। तूने शायद ध्यान नहीं दिया, पर मुझे पता चल गया। तो बजाय इसके कि वो बाबा जान को बढ़ा चढ़ाकर कोई फर्जी दास्तान सुनाकर हमें जलील करवाता, मैंने फौरन से एक आइडिया तरतीब दिया अपने जहन में और तुझसे स्वेटर और जूते मांगने का नाटक किया और यूं जाहिर किया जैसे तू मुझे ये चीज़ें देने से इनकारी है। बस इसके फौरन बाद बाबा जान का बुलावा आ गया। रज़ा खामोश हुआ तो हादी ने होंठ सुकेड़े। अच्छा, तो ये बात थी। अच्छा पर जोर देते हादी बोला। हाँ। रज़ा दोनों हाथों से टेबल बजाते हुए बोला। हादी यार। फिर रज़ा ने म्यूज़िक रोककर कुछ सरगोशियाना सा अंदाज इख्तियार किया। हादी मुतवज्जा हुआ। इस अजब को सबक सिखाना पड़ेगा। आवाज़ मज़ीद नीची हुई। कैसे? हादी ने रज़ा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। आइडिया है मेरे पास। रज़ा की आंखें चमकीं। चिप्स का जंबो साइज पैकेट मोमल के हाथ से गिरते गिरते बचा। राहत बेगम ऐन इसके सर पर खड़ी इसको घूर रही थी। दादी को देखकर जहां इसका खून खुश्क हुआ था, वहीं जबान भी अल्फाज का बोझ उठाने से इनकारी हो गई थी। खूंखार नजरों से इसे देखते हुए वो लम्हा ब लम्हा करीब हुई और पैकेट इसके हाथ से झपट लिया। मना किया था ना मैंने कि जंक फूड को हाथ नहीं लगाओगी तुम। पैकेट को उलट पुलट कर देखते हुए खफगी भरी नजर इन्होंने मोमल पर डाली। मोमल चोर सी बनी सजा की मुंतजिर खड़ी थी। ठीक कह रहा था बिल्लो। दादी एक मर्तबा सोने की एक्टिंग करें फिर देखिएगा। आपकी पोती छुप छुप कर क्या क्या खाती है। गजब खुदा का। मैं इसका वजन कम करवाने के लिए हलकान हुए जा रही हूँ और ये छुप छुप कर ये करती फिर रही है। ये पर जोर देते हुए इन्होंने कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में पहले चिप्स के पैकेट और फिर मोमल को घूरा। और मोमल इसका तो बस नहीं चल रहा था कि बिल्लू कहीं से इसके सामने आ जाए तो इसकी गर्दन मरोड़ दे। कमबख्त कहीं का। एक सूट इस्त्री ना करके देने का बदला ऐसा लिया इसने। अब कल से रोज सुबह तुम 1 घंटा मॉर्क रूफ में जाकर वॉक करोगी। इनका ये हुक्म तो मरे पर 100 दरे के मज़दाक इस पर फिट आता था। इसके लिए तो सुबह बिस्तर से निकलना ही एक बहुत बड़ा मसला होता था। कजा के जाकर वॉक करना। दादी वो हल्का सा मिनमिनाई। कोई और सज़ा दे दें। ये सबसे आसान सज़ा दे रही हूँ मैं। अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो ठीक 1 हफ्ते बाद जिम ज्वाइन करवा दूंगी। दादी के अगले हुक्मनामे पर इसकी रूह फना हो गई। मगर मैं अकेली कैसे जाऊंगी इतनी सुबह वॉक करने। आखिरकार वो एक माकूल जवाब ढूंढने में कामयाब हो ही गई। राहत बेगम सोच में पड़ गई। बिल्लू के साथ चली जाया करूंगी। बरवक्त इसे बिल्लू से बदला लेना याद आ गया। ओहो, इन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। इसको उठाएगा कौन? पूरा महल्ला जाग जाएगा मगर बिल्लू के कान पर जूं तक न रेंगेगी। फिर इसने सवालिया नजरों से दादी को देखा। उम्मीद से बंधी थी कि शायद जान बख्शी हो जाए। फिर ये कि हानिया जाएगी तुम्हारे साथ वॉक करने। और हानिया के नाम के साथ ही मोमल के अरमानों पर ओस पड़ गई, क्योंकि एक तो वो नमाज की बहुत पाबंद थी। फजर के वक्त बगैर किसी अलार्म के खुद ही जाग जाती थी। दूसरी दादी की तरह इसको भी फिट रहने का बहुत शौक था, लिहाजा उसने तो बखुशी मान जाना था। दादी हुक्म सादिर करके जा चुकी थीं और इनकी हुक्म अदुली का मतलब था कि इसको जिम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अरे ना बाबा ना, इसने झिरझिरी सी ली। वॉक ही ठीक है। लिस्ट करामत चाचा ने बनाकर दी। सौदा सल्फ रज़ा और हादी को लाना था। ड्राइविंग का फ़र्ज़ अजब को अंजाम देना था। यूँ हमेशा की तरह पूरे माह का राशन बग़ैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के घर आ जाता और तमाम अफराद खाना सुकून की हंसी बजाते। मगर बुरा हो अजब की चुगली खाने की आदत का, जो रज़ा और हादी की हर बताने ना बताने वाली बात कुछ ना कुछ मसाला लगाकर बाबा जान के कान में फूंक आता। और बुरा हो बाबा जान के कानों का, जो वक्त पर ना पकने के बायस अजहद कच्चे रह गए। सो ये कच्चे कान अजब की बताई हुई हर बात पर फौरन एतबार कर लिया करते, जिसका नतीजा रज़ा और हादी के लिए अजहद तकलीफ का बायस हुआ करता। चूँकि वक्त के साथ साथ पानी सर से ऊंचा होता चला जा रहा था, तो अजब को सबक सिखाना निहायत ज़रूरी था, और वो भी इस तरह कि किसी को कानों कान खबर न हो। हादी ने लिस्ट हाथ में पकड़ रखी थी और चीज़ें बोलता जा रहा था। रज़ा इंतहाई मुस्तैदी से सारा सामान ट्रॉली में शिफ्ट कर रहा था। मतलूबा अशिया ट्रॉली में भर लेने के बाद वो दोनों बिल काउंटर तक पहुँचे।
मंसूबे के ऐन मुताबिक रज़ा ने अजब को कॉल मिलाई, जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा आते जाते लोगों को ताड़ रहा था। यार अजब, वो सामान थोड़ा ज़्यादा है तो आकर ज़रा कुछ मदद करवा दो। अजब फ़ोन सुनकर अंदर चला आया, जहाँ हादी ट्रॉली और सामान समेत मौजूद था। इनकी बारी बस आने ही वाली थी। रज़ा कहाँ है? अजब ने इधर उधर देखते हुए हादी से सवाल किया। बेटा, अभी तो मैं भी गायब हो जाऊंगा, फिर किससे पूछेगा कि हादी कहाँ है? वो आयल रह गया था ना, वही लेने गया है। हादी ने वसीओ अरीस कैश एंड कैरी के आखिरी कोने की तरफ, जहां ऑयल का रैक था, देखते हुए कहा। अजब ने खामोश होकर सर हिलाया, एन इसी वक्त जबकि इसका नंबर सर पर था। हादी, मैं ज़रा रज़ा को देख लूँ, काफ़ी देर लगा दी इसने, कहता हुआ वहाँ से खिसक गया। जाते जाते अजब को इशारा कर गया कि तुम बिल बनवाओ, मैं रज़ा को लेकर आता हूँ। अजब को बिल काउंटर पर छोड़कर हादी नज़र बचाकर दूसरी सिम से बाहर निकल आया, जहाँ रज़ा सामान समेत इसका मुंतज़िर था। 2 मिनट के अंदर अंदर सामान समेट कर टैक्सी में मुंतकिल करके वो घर की जानिब रवा दवा थे। घर पहुंचकर सबसे पहले इन्होंने सामान करामत चाचा के हवाले करते हुए बातों ही बातों में इनको बावर करा दिया कि वो लोग वापस आ चुके हैं और अजब गाड़ी पार्किंग में लगा रहा है। मोबाइल दोनों ने टैक्सी में बैठते ही ऑफ कर दिए थे। सो जब बहुत देर फ़ोन करने के बाद भी अजब को फ़ोन बंद मिले तो इसे गड़बड़ का एहसास हुआ, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूं ही जो इसकी नज़र ट्रॉली पर पड़ी तो इसको सही मायनों में तारे नज़र आ गए। ट्रॉली हर तरह के आयल और पैकेटों और डिब्बों से भरी हुई थी और इसमें किसी दूसरी शय का नामो निशान तक नहीं था। बिल कमोबेश 22,000 का था और अजब की जेब में बमुश्किल 3-4 हज़ार थे। सो ट्रॉली वहीं छोड़कर शर्मिंदा शर्मिंदा सा वो बाहर आया। गाड़ी भगाता वो घर तक पहुंचा। सारा रास्ता वो अल्फाज तरतीब देता आया था कि किस तरह वो बाबा जान को इनकी कमीनगी के बारे में बताएगा। इसके ख्याल में इसको चकमा देकर वो किसी सैर सपाटे पर निकल गए थे। गुस्से में झाग उड़ा था लाल भब्बू का चेहरा लिए जब वो बाबा जान के पास पहुंचा तो हादी लिस्ट बाबा जान को दिखा रहा था जो करामत चाचा ने बना कर दी थी। रज़ा बिल और बच जाने वाला 5 का सिक्का बाबा जान को लौटा रहा था। बाबा जान को सलाम करके वो इन दोनों से मुखातिब हुआ। मोबाइल क्यों ऑफ कर रखे हैं तुम दोनों ने? बमुश्किल अपने आप को कंपोज करता वो बोला। हैं? दोनों ने हैरान होते हुए फटाफट मोबाइल जेब से निकाले जो इन्होंने घर पहुंचते ही ऑन कर लिए थे और कुछ ऐसे अंदाज से अजब के सामने किए कि अजब से पहले बाबा जान देख लें कि मोबाइल ऑन है। बाबा जान, ये दोनों मुझे छोड़कर आ गए थे कबल इसके कि वो मजीद कुछ कहता। रज़ा ने फौरन से बात संभाली। तुमने ही तो कहा था तुम लोग सामान लेकर अंदर जाओ, मैं गाड़ी गैराज में खड़ी करके आता हूँ। हादी ने तायद की अंदाज में गर्दन हिलाई। सो रज़ा और हादी ने बात कुछ ऐसे घुमाई कि बाबा जान को पता ही न चल सका कि असल में हुआ क्या है। अजब बस गुस्से में बल खाता ही रह गया। शादी के 20 साल बाद ससुराल नामी अफ्रिया से जान छूटी है। अब तो रावी चीन ही चीन लिख रहा है, जितने दिन पहले चाहूँ आ सकती हूँ। रिफत खनकते लहजे में बहन से मुखातिब थी जो बेटे की शादी की तैयारियों के सिलसिले में इनसे मदद चाहती थी। हाँ हाँ, फिक्र ही ना करो, बस मैं मिनहाज से बात करती हूँ, कल ही मुझे तुम्हारी तरफ छोड़ देंगे। मैं भी अपनी बाकी की तैयारी तुम्हारे साथ ही मिलकर करूँगी। बड़े ही सरशार से लहजे में कहते हुए इन्होंने अलविदाई कलमात के बाद फ़ोन बंद कर दिया। एक सुकून और तमानियत सा रगो पै में सरायत कर जाता था जब वो अपने मेहनत और शफकत से बने आशियाने को देखती। मेहनत और मुशक्क़त इन्हें घर बनाने पर नहीं, मियाँ जी की ब्रेन वॉशिंग पर करना पड़ती थी। शादी के 20 बरस बाद आखिरकार वो कामयाब हो ही गईं। मिनहाज ने अपनी सारी सेविंग्स और रिफ़त ने अपना सारा जेवर घर बनाने पर लगा दिया था। ससुर तो थे ही नहीं और सास ने खासी नापसंदीदगी का इजहार किया था इनकी इस हरकत पर। इन्होंने इनके मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को खैर बात कहने पर एक शदीद किस्म का बाइकाट कर रखा था। रिफ़त भी तुम रूठे हम छूटे के मिज़दाक अपने हाल में मस्त मगन थीं। मिनहाज अलबत्ता मिलने मिलाने चले जाते थे। हर फेरे पर ताल्लुकात पर जमी बर्फ कुछ ना कुछ पिघल जाती। घर की सफाई सुथराई, बर्तन और कपड़े काम वाली मासी करके जा चुकी थी। मिनहाज के आने का वक्त हो चला था। वो चाय बनाने उठ खड़ी हुई। सुनिए, मियाँ को चाय के साथ पकौड़े पेश करती वो बड़े खुशगवार मूड में इनसे मुखातिब हुई। जी सुनाइए, ऐनक जेब से निकालकर आंखों पर लगाते हुए वो मुतवज्जा हुए। मिदहत बड़ी परेशान है आजकल जहांजेब की शादी की वजह से, इन्होंने तमहीद बांधी। हैं? इन्होंने हैरान होकर बेगम की शक्ल देखी। अभी तो बहू घर आई नहीं है और आपकी बहन परेशान भी हो गई। ओहो, रिफत ने मुंह बनाया।
भाई शादी की तैयारियों की वजह से परेशान है कि अकेले कैसे बरी वगैरह और दीगर इंतज़ाम करे। अब अकेलौता बेटा है, इंतज़ाम तो शानदार ही होना चाहिए ना। इन्होंने मियाँ के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, अगर आप पहलियाँ बुझवाने के बजाय सीधे और साफ अल्फाज में अपना माज़िल ज़मीर बयान कर देंगी तो मैं इन लवाजमात से ज़रा अच्छे तरीके से इंसाफ कर सकूँगा। अच्छे से चाय और पकौड़ों की जानिब इशारा करते हुए वो बोले, वो मैं मिदहत के मदद के ख्याल से लाहौर जाना चाह रही थी। इन्होंने भी साफ साफ बात का फैसला किया। कब? कुछ सोचते हुए इन्होंने सवाल किया। आप इजाज़त दें तो कल ही। बात जानबूझकर अधूरी छोड़ी। मियाँ का मुमकिना रद्द अमल जानने के लिए कल ही वो करंट खाकर उछले। अभी तो पूरा महीना पड़ा है, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगी आप? वो सचमुच परेशान नजर आए। बताया तो है शादी की तैयारी में मदद करवानी है, वो तिनक कर बोली। और ये पूरा महीना मैं क्या करूँगा आपके बिना? 20 बरस हो गए हैं और आप आज भी चाव और चोंचलों के तलबगार हैं। रिफ़त सख्त बेमज़ा होकर बोली। अब इसमें चाव चोंचले कहाँ से आ गए? बद जायका पकौड़े और ठंडी चाय ने मिजाज गर्म किया। नाश्ता, लंच, डिनर, कपड़े, जूते, बाकी के सारे काम इंतज़ाम मैं अकेले कैसे सब मैनेज करूँगा? चाय की प्याली तकरीबन पटकते हुए इन्होंने सवाल किया। जब मिदहत के दिल की सर्जरी हुई थी तब भी तो पूरा माह में रहकर आई थी इसके पास, तब भी तो गुजारा हुआ था ना। बगैर सोचे समझे वो बोली और बोलकर पछताई, मगर तीर कमान से निकल चुका था, सो खामोशी ही में आफियत जानी। तब हम इकट्ठे साथ रहते थे। बच्चियां किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देती थीं। अम्मा जान भी हर वक्त खिदमत को कमर बस्ता रहती थीं। मेरे अपने बस्ते थे मेरे आसपास, कोई फिक्र नहीं थी मुझे। यूं बेयारो मददगार शहर के आखिरी कोने में नहीं सड़ रहे थे हम। अब बस, इस मौजू को वो इतना ही बर्दाश्त कर सकती थी। सो मियाँ को बड़बड़ाते छोड़कर पाँव पटकते हुए वो वॉक आउट कर गईं। हानिया ना सिर्फ बखुशी इसके साथ जाने को तैयार थी बल्कि इसने ज़ारा को भी तैयार कर लिया था। वो दोनों तो वैसे भी नमाज के बाद लॉन में अक्सर और बेशतर वॉक करती पाई जाती थीं और अब तो मार्क रूफ पार्क में मॉर्निंग वॉक की इजाज़त मिलना दोनों की खुशी दीदनी थी। जबकि मोमल की हालत अजहद काबिले रहम थी। इसके लिए सुबह सवेरे जागना ही बहुत बड़ा मसला था, ऊपर से खाली पेट वॉक करना। सो वो यूं बुझी बुझी सी इनके साथ चल रही थी गोया दमे की दायमी मरीज़ा हो। घर का गेट क्रॉस करने के कोई 5 मिनट के बाद मार्क रूफ की हदूद शुरू होती थी, जहां वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक के अल्फाज के साथ बड़े बड़े 2 तीर बने होते थे। एक वॉकिंग ट्रैक की जानिब इशारा कर रहा था जबकि दूसरा जॉगिंग ट्रैक की सिमत। ज़ारा तीनों के लिए टिकट लेकर आई। तौबा है, पिछली बार जब हम आए थे तो 5 रुपए का टिकट था, अब 20 का हो गया है। ज़ारा बड़बड़ाई, शुक्र करो 100 का नोट रख लिया था मैंने, वरना अभी शर्मिंदा हो रहे होते। हानिया बोली। दूसरे, इस पिछली बार को 3 साल हो चुके हैं। बातचीत करते वो पार्क में दाखिल हुई। ये तुम हमारे साथ वॉक करने पर आई हो या हॉस्पिटल एडमिट होने आई हो? हानिया ने पीछे मुड़कर बेजार सी शक्ल बनाए मरे मरे कदम उठाती मोमल को मुखातिब किया। मोमल ने जवाब देना मुनासिब ना समझा, हनूस बेजारी से इसके साथ घसीटती रही। चंद कदम चलकर वो दोनों रुक गईं, सो मोमल भी खामोशी से इनके पीछे खड़ी हो गई। जी तो मोमल बीबी, आप वॉक करना पसंद करेंगी या जॉगिंग? हानिया ने ऐन इस मुकाम पर खड़े होकर मोमल को मुखातिब किया जहाँ से ट्रैक 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। मैं वहाँ बैठकर जॉगिंग और वॉक करते हुए लोगों को देखना पसंद करूंगी। मोमल ने सामने लगे संगी बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। सॉरी, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ज़ारा ने फौरन से पेशतर इसके ख्याल की नफ़ी की। दादी ने ख़ास तौर पर ताकीद की है कि कम से कम 40 मिनट वॉक करवानी है तुम्हें। अच्छा, तो फिर ये वॉक तो आप लोगों को मुझे अपनी गोद में उठाकर ही करवानी पड़ेगी। मोमल ने इन दोनों को देखकर दांत निकालते हुए कहा। चाहे इसके बाद हमें पूरा महीना हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही गुजारना पड़े। ज़ारा ने छोटी बहन को घूरते हुए कहा, जिसका मूड अब कुछ और बेहतर लग रहा था। नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप दोनों धान पान सी दोशीज़ाएं मुझ जट्टी को उठाना तो दूर की बात हिला भी नहीं पाएंगी। मोमल तुरंग में आकर बोली। तो बीबी, आप भी कोशिश कीजिए ना अपने वजूद को धान पान सा बनाने की, ताकि आप मुझे गोद में उठा सकें। मोमल ज़ारा की बात काटते हुए बोली। नहीं, ताकि दादी को तुम्हारा वजन कम करवाने के लिए हलकान ना होना पड़े। ओह, मोमल ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। अच्छा, मेरे ख्याल में जॉगिंग से स्टार्ट लेना बेहतर रहेगा। मोमल कुछ सोचते हुए बोली। एज यू विश। हानिया ने कंधे उचकाए। तो आइए सिस्टर्स, मुझे ज्वाइन कीजिए, वो कहते हुए ट्रैक की सिमत बढ़ी। सुनो,
زارا کی آواز پر وہ رکی۔ ہم دونوں واک کریں گے، تم 2 چکر مکمل کر کے وہ اس نے 2 ایک شیڈ کے نیچے بنے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں آ جانا، ہم وہیں تمہارا ویٹ کریں گے۔ ضرور، وہ کہتے ہوئے اپنی سمت کی طرف بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ان دونوں نے واک کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا نہ واک کا ارادہ تھا اور نہ ہی جاگنگ کا۔ سو ایک نظر مڑ کر اس نے مخالف سمت میں جاتی ہانیہ اور زارا کو دیکھا، پھر اطمینان سے اس شیڈ کی طرف بڑھی جہاں بیٹھ کر ان دونوں کی واپسی تک اسے صبح کی تازہ ہوا انجوائے کرنی تھی۔ تو صرف میرا وقت برباد کرنے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ ہادی سخت خفا تھا۔ ایک تو اس کی نیند خراب کی بےہودہ انسان نے، اوپر سے پچھلے 15 منٹ سے وہ اسے اس پیلی کوٹھی کے گرد گھما رہا تھا۔ اوہ نہیں یار، دیکھنا ابھی یہیں کہیں سے وہ باہر نکل آئے گی، یقیناً چھپ چھپ کر کہیں سے مجھے تک رہی ہوگی۔ رضا نے کچھ اس قدر یقین سے کہا کہ ہادی لمحہ بھر کو چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ چل فرض کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے، تب بھی ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہادی نے رک کر سوال کیا۔ فائدہ ہمیں نہیں، مجھے ہوگا، صرف مجھے۔ رضا نے انگلی اٹھا کر تصدیق کی۔ تو بابا جان کو رشتے لے کر جانے کے لیے کنونس کرے گا؟ بابا جان اول تو دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ ہادی نے بڑے تدبر کے ساتھ اسے سمجھانا شروع کیا، اور اگر ہو بھی گئے تو اتنی چھوٹی لڑکی سے تو کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ تو تیرے خیال میں یہ لڑکی بابا جان کے لیے پسند کر بیٹھا ہوں؟ رضا نے غصے سے ہادی کو گھورا، جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ چھوڑ دے مسخری، سنجیدہ ہو جا، رضا نے ایک اور وارننگ جاری کی۔ ہادی نے ہنکارا بھرا۔ میں کافی سنجیدہ ہوں۔ گھر واپس جانے کے لیے ہادی نے مخالف سمت قدم بڑھائے۔ رضا بوکھلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ 1 منٹ پلیز، میرا یار نہیں ہے؟ منت بھرے انداز میں ہادی کو پکارتے ہوئے اس نے اس کا کندھا دبوچا۔ یار، ہم وقت برباد کر رہے ہیں صرف۔ تو مان لے آج اس کی آنکھ نہیں کھلی ہوگی، وہ یقیناً محو استراحت ہو گئی۔ ہادی بالکل رکنے کے لیے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا بس ایک آخری بار سامنے والے گیٹ کے پاس گھوم کر آتے ہیں، اگر تب بھی نظر نہ آئی تو واپس چلیں گے، رضا لجاجت سے بولا۔ ہادی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس وقت جب رضا اور ہادی پیلی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچے، 2 باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر راحت بیگم نمودار ہوئیں۔ کافی دیر ہو گئی تھی لڑکیوں کو واک پر گئے، سو وہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ لڑکیاں واپس آ رہی ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف درختوں کی قطار کے عین درمیان واقع اس کشادہ سڑک کے انتہائی آغاز سے مومل ہانیہ اور زارا نمودار ہوئیں۔ راحت بیگم سفید اور سیاہ امتزاج کی جالی دار گرل پر ہاتھ رکھے ذرا آگے کو جھکیں۔ رضا اور ہادی آمنے سامنے جہاں کھڑے تھے، وہاں ہادی کے دائیں ہاتھ پر پیلی کوٹھی تھی، جبکہ رضا کے دائیں ہاتھ وہ دشمن جاں 2 حسیناؤں کے ہمراہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی قریب آ رہی تھیں۔ دیکھا، آ گئی نا نظر؟ رضا نے مٹھیاں بھینچ کر ہوا میں لہراتے ہوئے جوش بھری سرگوشی ہوا کے سپرد کی۔ ہادی کی نظر اپنے دائیں جانب گرل سے جھانکتی ہوئی راحت بیگم کی طرف اٹھی، اور بس اٹھی ہی رہ گئی۔ واپس پلٹتی تو وہ دیکھ پاتا کہ رضا گردن گھمائے مخالف سم سے آتی حسینہ کے جلوے ملاحظہ کر رہا ہے۔ تیری پسند کی داد دینے کو دل کر رہا ہے، حیران پریشان سا ہادی بمشکل بول پایا، ہے نا؟ رضا بغیر ہادی کی جانب دیکھے تصدیق طلب انداز میں بولا۔ بابا جان مان تو جائیں گے نا؟ فوراً، ہادی سرسراتے سے لہجے میں بولا۔ جب تو ان کے ناپ کی دلہن لے کر جائے گا تو وہ مانیں گے کیوں نہیں؟ ویسے تو نے یہ دلہن واقعی اپنے لیے ہی پسند کی ہے نا؟ رضا نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس کا دھیان لمحہ بلمحہ قریب آتی اس دوشیزہ کی طرف تھا جو اب چند ہی قدم کی دوری پر تھی۔ اے بیٹا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ راحت بیگم نے آخر اس لڑکی کو مخاطب کر ہی لیا، جو پتھر کے بت کی مانند ساتھ کھڑا ان کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بھابی جان کچھ کہہ رہی ہیں رضا، جواب دے یار۔ ہادی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہیں؟ رضا چونک کر سیدھا ہوا، ہادی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک انتہائی خوش شکل ادھیڑ عمر خاتون کھڑی انہی کی جانب متوجہ تھیں۔ وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر منہ کر، رضا نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہادی نے گردن موڑی تو 3 لڑکیوں کو اسی طرف آتے دیکھا۔ اوہ! ایک سکون بھری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ تو ان میں سے کوئی ہے، شکر ہے۔ مومل ہانیہ اور زارا ان سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئیں، کیونکہ ان دونوں کو ہٹائے بغیر ان کا گیٹ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ درمیان والی ہے، رضا نے ہادی کے کان میں سرگوشی کی۔ زارا، یہ تو وہی ہے
पहचान के मराहिल तय करती हानिया की निगाहों ने जूं ही शनाख्त का अमल मुकम्मल किया, एक पुरजोश भरी सरगोशी इसने ज़ारा के कान में उंडेली, जो इतनी ऊंची तो ज़रूर थी कि बासानी रज़ा और हादी की समाअतों से बैक वक्त टकराई। रज़ा की बाछें यहाँ से वहाँ तक चढ़ गईं। एक एहसास तफाखुर ने दिमाग में घर किया। देखा, मैं ना कहता था छुप छुप कर मुझे देखती है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत दिन से देख रही हूँ मैं आपको। हानिया ने लहजे को सख्त बनाते 2 कदम आगे बढ़कर बराए रास्त रज़ा की आंखों में झांका। रज़ा पर तो शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो गई। एक सरशारी किसी कैफियत में इसने हादी की जानिब सर घुमाया। देखा तूने? हादी ने गर्दन हिलाई। देखा भी और सुना भी। हानी अंदर चलो। ज़ारा ने हानिया के करीब आके इसके कान से मुंह जोड़कर कहा। इसको सूरत हाल बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रही थी। मोमल दिलचस्पी से सारी सूरत हाल मुलायजा कर रही थी। 1 मिनट बात तो करने दो मुझे। ज़ारा को जवाब देती वो दोबारा रज़ा से मुखातिब हुई। हर रोज़ तकरीबन इसी वक्त से कुछ पहले आप हमारे घर के चारों तरफ मंडला रहे होते हैं। मकसद तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हानिया ने साफ साफ बात करने का फैसला किया। रज़ा ने हादी की जानिब देखा, गोया पूछ रहा हो कह दूं फिर साफ साफ। हादी ने कंधे उचकाए, गोया कह रहा हो एज यू थिंक बेटर, जैसा तुम मुनासिब समझो। अरे भाई, अंदर क्यों नहीं आ रही हो तुम लोग? और ये दोनों कौन हैं? राहत बेगम की आवाज़ पर पांचों ने बैक वक्त ऊपर देखा। राहत बेगम कुछ झुंझलाई हुई सी कैफियत में इन लोगों को देख रही थी। हानिया आप ही चलें, वरना दादी छलांग मार देंगी। मोमल ने हानिया का बाजू हिलाया और साथ ही खीखिश शुरू कर दी। आ रहे हैं दादी, ज़ारा ने ऊपर मुंह बनाकर कहा और साथ ही हानिया का बाजू खींचा, गोया कह रही हो चलो यहाँ से। तुम दोनों चलो, मैं आती हूँ। हानिया टस से मस ना हुई। इसे क्लियर करना था कि वो वाकई फलों पर नज़र रखे हुए है तो मांग ले, चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रज़ा ने कुछ अटलाकर हादी की तरफ मुंह मोड़ा। अरे तू बस चलना शुरू कर, मैं आता हूँ बात करके। तेरी तो। हादी ने इसको कोहनी का झटका दिया। मेरे सामने होगी जो भी बात होगी। आहिस्ता से इसने रज़ा के कान के करीब मुंह करके कहा। तूने सुना नहीं? वो मुझसे अकेले में बात करना चाह रही है। रज़ा ने जवाबी सरगोशी की। क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप दोनों? हानिया ने बेजारी से इन दोनों को मुखातिब किया। ठहरो, मैं नीचे ही आती हूँ। राहत बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। हानी आप ही चले, दादी आ रही हैं। मोमल ने हाई अलर्ट जारी करते हुए आगे बढ़कर गेट का कुंडा गिराया। ज़ारा ने इसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। देखिए, शक्ल से आप अच्छे खासे शरीफ और माकूल इंसान दिख रहे हैं। आपको इस तरह चोर दरवाजे ढूंढने के बजाय बराए रास्त बात कर लेनी चाहिए। चाहे तो मेरी दादी से बात कर लें, वरना मेरे अब्बू या चाचू से। उम्मीद है आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। हानिया ने साफ और वाज़े अल्फाज में सारी बात करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। भाई जितना चाहे फल पूछ कर ले जाओ, चोरों की तरह हमारे घर के गिर्द चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है भला। हाथ झाड़ते हुए इसने गेट बंद किया। और पीछे रज़ा तो रज़ा, हादी भी बस गश खाकर गिरने के करीब था। मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। 3 दिन से रिफ़त ने मियाँ से बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी थी। चाय की प्याली ज़ोरदार आवाज़ के साथ शीशे की मेज़ की सतह से टकराई तो मिनहाज ने कुछ चौंक कर बेगम का चेहरा मुलाहिजा किया, जिस पर नाराज़गी के तासुरात इतने वाज़े थे कि मिनहाज चंद लम्हे तो बस इन्हें देखते ही रह गए। इस 1 बरस के अरसे में इनका वजूद बेतहाशा फैल चुका था। काम के लिए काम वाली मासियाँ आ जाती, खाना पकाने की वो वैसे भी चोर थीं, सो अक्सर ही बाहर के पके खाने इनके दस्तरख्वान की जीनत बनते। अलहदा होने के बाद ही इनको अंदाज़ा हुआ था कि रिफ़त किस कदर बदजायका खाना पकाती है। चाय जो मिनहाज की आदत भी थी और कमज़ोरी भी, वो तो रिफ़त इतनी बुरी बनाती थी कि मिनहाज को लगता था कि इनके जायके की हिस्सी मर गई है। चाय की शक्ल देखकर चाय की तलब ही ख़त्म हो गई थी। कुछ थक कर इन्होंने सोफ़े की पुष्ट से सर टकराया। पिछले 1 माह से वो शदीद इज़्तिराब का शिकार थे। बेचैनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही ना लेती, और जो रिफ़त इनकी परेशानी की वजह जान लेती तो बहन के यहाँ जाने का भी कभी नाम ना लेती। अब भला वक्त से पहले वो जान भी कैसे सकती थीं। आप मिदहत के यहाँ से किसी को बुलवाएंगी या मैं ऑफिस छुट्टी लेकर आपको छोड़ आऊँ? बहुत सोच समझकर आखिरकार इन्होंने फैसला किया था कि रिफ़त का चले जाना ही बेहतर था। रिफ़त तो खुशी से खिल ही पड़ी। जहाँ ज़ेब को आजकल में किसी काम से इस्लामाबाद आना है, इसके साथ चली जाऊंगी। खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ इन्होंने मियाँ को बताया। मिनहाज ने बहुत ध्यान से इनका जोश और खुशी मुलाहिजा की और खामोशी से वापस पलट गए।
काश ऐसी खुशी कभी आपके वजूद से मुझे भी नसीब होती। एक उदास मुस्कुराहट ने इनके लबों का अहाता किया, मगर अफसोस रिफत के पास मियाँ के एहसासात जानने का वक्त नहीं था। वो पैकिंग में मसरूफ़ हो चुकी थी। दूसरी तरफ कौन लड़के थे ये और क्या बातचीत कर रही थी तुम इनसे? हानिया दादी की तफ्तीश की जद में थी। दादी, ये जो ऊंचा लंबा गोरा सा लड़का था ना, इसको मैं काफ़ी दिन से अपने घर के आसपास देख रही हूँ। उचक उचक कर कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहा और ज़्यादातर बाग वाली साइड पर उछल कूद कर रहा होता है। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये मौका पाकर बाग से फल चोरी करने की कोशिश करेगा। सो आज आमना सामना हुआ तो मैंने कह दिया कि फल की ज़रूरत है तो मेरे दादी अब्बू या चाचू से मांग लो आकर। वो कोई मना थोड़ी करेंगे, है ना दादी? आंखें फैलाकर दादी से तस्दीक चाही। तो इसने क्या जवाब दिया? बजाय जवाब देने के इन्होंने उल्टा इससे सवाल किया। जवाब तो इसने दिया ही नहीं। हानिया ने कंधे उचकाए हुए थे। फिर मैं भी अंदर आ गई थी। राहत बेगम ने कुछ समझने और कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और हानिया को लेकर अंदर आ गईं। अब वो मोमल और इसकी वॉक की तफसीलात सुन रही थी। मोमल झूठ दर झूठ बोले जा रही थी और दादी दारे वारी सदके। भाई मुझे आज पार्लर जाना है, तुम लोगों में से किसी को साथ चलना है तो चले, वरना अकेले ही चली जाऊंगी, राहत बेगम ने बगैर किसी को मुखातिब किए कहा। डाइनिंग टेबल पर मौजूद तमाम लोगों ने इस ऐलान को बगौर सुना। मर्द हजरात बगैर किसी तबसरे के नाश्ते में मसरूफ़ रहे। ख़वातीन ने अलबत्ता खासे जोशो खरोश का मुजाहरा किया। अम्मी मैं भी चलूँगी, बाल डाई करवाने हैं, इनकी बड़ी बहू हुमा ने पराठे का निवाला निकलते हुए कहा। और मैं भी, मुझे नई लिपस्टिक और आईलाइनर लेना है, छोटी बहू रुबाब बोली। तो आपको जाने की क्या ज़रूरत है, ये लोग जा रही हैं, इन्हीं से मंगवा लीजिए। खुर्रम को बेगम और बच्चियों का बाजार जाना ज़्यादा पसंद नहीं था, सो टोक दिया। राहत बेगम ने नागवारी का इजहार किया। कभी तो इसको इसकी पसंद की खरीदारी भी करने दिया करो, हमारे साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ले जाओ। दादी की बात पर हानिया, ज़ारा और मोमल खीखी करने लगी। बहुत बुरे फंसे हैं चाचू आप, हानिया बोली, और बेगम को शॉपिंग करवाने लेकर जाओ तो लंच भी करवा कर लाना। कासिम की हिस्से मज़ा भी बर वक्त फड़की। इन समेत सभी वाकिफ थे कि खुर्रम को बाजार जाने से किस कदर चिढ़ थी। ना खुद जाते थे ना बेगम का जाना पसंद करते थे। अगर मामला लंच तक जा पहुंचा है तो फिर मैं भी जाऊंगा। खामोशी से नाश्ते में मशगूल बिल्लू ने बर वक्त एंट्री दी बहस में। और मैं भी, मोमल की आवाज़ आई। और मैं भी पापा, ज़ारा बोली। खुर्रम तो घबरा ही उठे। नहीं भाई नहीं, मैं कोई शॉपिंग और लंच वगैरह पर नहीं जा रहा। कम ऑन चाचू, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे शॉपिंग पर नहीं, चची जान के साथ जहाज पर जा रहे हैं। नमर ने भी फुलझड़ी छोड़ी। और वैसे भी खुर्रम, अगर तुम कबाब में इन हड्डियों की वजह से घबरा रहे हो तो इनको हम संभाल लेंगे। हुमा ने मोमल, बिल्लू और ज़ारा की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा तो सभी हंसने लगे। तो फिर मैं शॉपिंग और लंच का प्रोग्राम पक्का समझूं? रुबाब ने मुस्कुराते हुए मियाँ से पूछा। बिल्कुल, 100%। सारी बच्चा पार्टी ने एक ज़बान होकर नारा लगाया। जी, मैं तो आज का पूरा दिन रेस्ट करूंगा। एक छुट्टी का दिन होता है यहाँ, वहाँ फिर कर बर्बाद नहीं कर सकता। बाकी आप लोग की जो मर्ज़ी प्रोग्राम सेट कर लें। खुर्रम ने इत्मीनान से सबकी उम्मीदों पर बिलउमूम और रुबाब की उम्मीदों पर बिलखुसूस पानी फेर दिया। ओहो, कई अफसोस भरी आवाज़ें एक साथ उभरी। हमारा तो कोई दिन नहीं होता छुट्टी का, रुबाब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। जब आप इस तरह की गुफ्तगू फरमाती हैं तो कुछ बुढ़ापे के से आसार आपके लहजे से टपकते नजर आते हैं। खुर्रम ने बेगम को छेड़ा जो कुछ खफा खफा सी दिख रही थी। भाई रुबाब, तुमने सही से खींच कर नहीं रखा मियाँ को, वरना हमारी तो मजाल नहीं बेगम के सामने चूं भी करने की। कासिम मुस्कुराते हुए बोले। अल्लाह अल्लाह, पापा आपको हिसाब देना पड़ेगा इस सफ़ेद झूठ का। अच्छी खासी चूं चाँ फूं फां कर रहे होते हैं आप मामा के सामने। हानिया कानों को हाथ लगाते हुए बोली। बिल्कुल ठीक कह रही है हानिया, मैं 100% इससे मुत्तफिक हूँ। नमर ने बहन की हाँ में हाँ मिलाई। भाई, हमारी बेगम की एक खूबी के तो आप सब लोग मोतरफ हो जाइए, कासिम चाय का घूंट भरते हुए बोले। सब लोग मुतवज्जा हों, इन्होंने बच्चों की खूब ट्रेनिंग की है। माँ के बारे में तो एक लफ्ज़ भी ना सुनते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। सब लोग हंसने लगे। तो भाई तुम्हारा क्या नुकसान होगा इस ट्रेनिंग से? राहत बेगम ने बराह रास्त कासिम को मुखातिब किया। कासिम ने हुनकारा भरा। नुकसान तो ये हो गया कि अगर कल कला को दूसरी बेगम लानी पड़ गई तो ये बच्चे तो खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। हुमा ने घूर कर मियाँ को देखा
جن کے لہجے میں چھپی شرارت وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ اب یہ خیال تو تم دل و دماغ سے نکال دو کہ میرے ہوتے ہوئے تم کچھ ایسا کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں یہی پرابلم کریٹ کروں گی کہ یاد کرو گے۔ راحت بیگم کی پیار بھری دھمکی دونوں بہوؤں کو سرشار کر گئی۔ ہما اور رباب دونوں ہی اپنی ماں جیسی ساس کی خوبیوں کی دل سے معترف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بہوؤں کے معاملے میں تو وہ ایسی حساس تھیں کہ ان کی خاطر کبھی کبھار تو بیٹوں تک سے ناراض ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں ان دونوں کو ہی رفت کی یاد آ گئی۔ ہائی روف کی ڈرائیونگ کے فرائض نمر انجام دے رہا تھا۔ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بلو عرف بلال بیٹھا تھا۔ پیچھے والی سیٹ پر دادی، ماما اور چچی بیٹھی تھیں۔ سب سے پیچھے ہانیہ، مومل اور زارا تھیں۔ زارا نے جان بوجھ کر آخر میں کونے والی سیٹ منتخب کی تھی۔ یہاں سے شیشے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نمر بڑا واضح دکھائی دیتا تھا۔ بلا خوف و خطر وہ بڑے آرام سے اس کو تک رہی تھی، جب اس کی اچانک کی جانے والی بات نے زارا کو بوکھلا دیا۔ ایسے کیا گھور رہی ہو مجھے؟ دل میں چور تھا سو رنگ فک ہو گیا۔ ذرا دل کو قابو کر کے دھیان دیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہانیہ سے مخاطب تھا۔ دونوں بہن بھائی کی کسی بات پر نوک جھونک چل رہی تھی۔ دل تھا کہ باہر نکلنے کو بے تاب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بے تحاشا خوبصورت تائی کے دونوں ہی بچے بہت حسین تھے۔ نمر اور ہانیہ دونوں ہی اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی زارا، مومل اور بلال اپنی ماں کی طرح تھے، سانولے لیکن بے حد پرکشش۔ زارا کی بے تحاشا حسین سیاہ آنکھیں، اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں اور کالے گھنے سیاہ لمبے بالوں کی پشت پر جھولتی ہوئی چٹیاں اس کے وہ ہتھیار تھے جو مقابل کو پہلی ہی نظر میں گھائل کرتے تھے۔ پر نہ جانے کیوں یہ مسحور کر دینے والا حسن نمر کو کیوں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اور ہانیہ ہم عمر تھیں، جبکہ نمر ان دونوں سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ 12 برس کی عمر سے اپنے تایا زاد کی محبت میں مبتلا تھی۔ اس کی تعلیم مکمل تھی، ایک معقول قسم کی نوکری بھی مل چکی تھی، اور چونکہ وہ گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا سو اکثر و بیشتر اس کی شادی کی باتیں بھی موضوع بحث بننے لگتی تھیں۔ دادی نے دبے دبے لفظوں میں زارا کا نام لیا تھا تائی اور نمر کی موجودگی میں، پر اس کے نام پر پڑنے والا نمر کا کہا اور پھر اس کے الفاظ، بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ اس کے باوجود بھی وہ نمر سے محبت کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ پائی۔ سمارٹو کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے نمر نے خواتین سے ان کا لائے عمل دریافت کیا۔ بھائی ایسا ہے کہ سب اپنے اپنے کام نمٹا کر واپس یہیں آ جائیں گے اور سواریاں پوری ہونے کی صورت میں گھر کو کوچ کریں گے۔ راحت بیگم کے پلان پر سب نے سر ہلایا۔ ہما اور رباب ساتھ جا رہی تھیں، ہانیہ اور زارا تھیں، بلال نمر کے ساتھ تھا۔ اب بچی تھی دادی اور مومل۔ دادی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی پارلر، مومل برا سا منہ بنا کر بولی۔ اتنی دیر وہاں بور ہونا پڑتا ہے، خبردار ہمارے ساتھ جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ بھوکے ندیدوں کی طرح ایک ایک چیز کو یوں دیکھتی ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ زارا نے تو فوراً سے پیشتر اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ، ہما نے آفر کی۔ نہیں، دادی کے ساتھ ہی ٹھیک رہوں گی۔ مومل چاروں ناچار رضامند ہو ہی گئی۔ سب اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہونا ہی چاہتے تھے کہ نمر کی آواز پر واپس پلٹے۔ تمام خواتین اپنے اپنے موبائل آن رکھیں تاکہ وقت ضرورت رابطہ کیا جا سکے۔ اعلان ختم ہوا، شکریہ۔ جواب سننے کی زحمت کیے بغیر وہ بلو کو لے کر وہاں سے کھسک چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اور دادی نے فیشل کروایا اور غور کیا کہ ایک بزرگوار دادی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ اور سہ پارہ انہوں نے راحت بیگم کو دیکھا اور کرائیں فیشل۔ مومل کو جی بھر کر دادی پر غصہ آیا۔ اس نے دادی کی سمت دیکھا تو وہ ادھر متوجہ نہیں تھی۔ وہ بزرگ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے اور ان لوگوں کی طرف بڑھے۔ اب یہ دادی کو چھیڑیں گے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ روحی، قریب آ کر انہوں نے راحت بیگم کو مخاطب کیا۔ راحت بیگم نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ بہت زمانوں کے بعد کسی نے ان کو ان کے نام سے پکارا تھا۔ تم روحی ہی ہو نا؟ تصدیق طلب انداز میں انہوں نے سوال کیا۔ راحت بیگم اجنبی سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون ہے جو ان کو روحی کے نام سے جانتا ہے اور جو ان کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا؟ جی آپ کون؟ الجھن بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ سخاوت، صدیقہ، مصور، برگد کا پیڑ، مائی رحمت کی ہٹی، جنگلی بیر، ان میں سے کچھ یاد ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ مومل ماتھے پر بل ڈالے ان بزرگوار کو تک رہی تھی جو اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کی دادی سے فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاد ہے، سب یاد ہے مجھے،
वो बेचैन होकर बोली, आप कौन हैं? वो जवाब दिए बिना मुस्कुराते रहे, गोया राहत बेगम की बेचैनी का लुत्फ ले रहे हों। वो मेरे माँ बाप की पसंद थी। मैंने दिलो दिमाग की पूरी रजामंदी के साथ इसे अपनाया था। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी वो कभी खुश ना हो सकी। औलाद मेरे मुकद्दर में थी नहीं। मैंने तकदीर से कभी भी गिला नहीं किया। मेरे भाइयों के बच्चे हमारे साथ थे, बड़े के 2 बच्चे, छोटे के 3। मुझे वो अपने ही बच्चे लगते थे, लेकिन वो मुझे सारी जिंदगी ये बावर कराती रही कि इंसान के अपने बच्चे ही इसके अपने होते हैं। वो बात बात पर रूठती थी और मैं इसको मनाता था। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है हमारी। इसको घर का काम बोझ लगता था। वो कहती थी ये इंसाफ नहीं है कि काम बराबर बांटा जाए। जिनके बच्चे हैं, फैमिली ज्यादा है, इनका काम भी ज्यादा बनता है। मैं इसकी बात की तायद किया करता। वो कहती थी घर के खर्चे में हमारा हिस्सा कम बनता है क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदे हैं। मैं इसकी बात को ठीक मानता था। इसने मुझे कायल कर लिया कि हमारा अपना एक अलग घर होना चाहिए जो सिर्फ हम दोनों का हो। मैं देर से ही सही पर इस बात पर भी राजी हो गया। मैं बेवा माँ और जान छिड़कने वाले भाइयों को नाराज करके इस घर से निकला, इस औरत की खातिर। मेरा ख्याल था कि वो मेरी माँ के पाँव पकड़कर इनको राजी कर लेगी, मना लेगी, सब ठीक हो जाएगा। आखिर दुनिया में लोग ऐसे भी तो जिंदगी गुजारते ही हैं। मगर वो तो एक फातेह की तरह इस घर में दाखिल हुई, हर चीज को पाँव की ठोकर से उड़ाते। फिर इसने पलटकर नहीं देखा। इस गुजरे 1 बरस में मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो बेझड़का वो पौधा बन गया हूँ जो अपने एहसासात वहीं अपनों के पास छोड़ आया है। बेजानो वजूद इस घर में बसता है, रूह तो वहीं कहीं है। अब वहाँ पर मेरी कोई जगह नहीं और यहाँ मेरा दिल नहीं है। इस 1 बरस ने मुझे जिंदगी का बेहतरीन सबक सिखा दिया है। मैं 20 साल से अगर इसके साथ जिंदगी गुजार रहा था तो इसकी वजह मेरे और वो अपने थे, जिनकी मौजूदगी में मुझे कोई तशनगी महसूस नहीं होती थी। मैं हैरान होता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बरस एक ऐसी औरत के साथ कैसे गुजार लिए जिसकी ज़िंदगी मैं से शुरू होकर मैं पर ही ख़त्म हो जाती है। इसके लिए अगर कुछ अहम है तो इसकी अपनी ज़ात। मैं इस 1 बरस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी। दिल का गुबार कागज़ के सुपुर्द करके इन्होंने कलम बंद किया और डायरी के ऊपर रख दिया। रिफ़त को गए आज 7वां दिन था। इस 1 हफ्ते ने इससे ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करवा लिया था। मोबाइल के हिंसों पर उंगलियां फेरते इनके हाथ जिंदगी की एक नई कहानी बुनते जा रहे थे। दूसरी तरफ से मोबाइल उठा लिया गया था। ठीक है मिर्जा, मैं तैयार हूँ। बात खत्म करके बहुत देर वो मोबाइल की बेजान स्क्रीन को घूरते रहे। तो दूसरी तरफ देखा तूने, वो पूरी तरह राजी है। जोश के मारे रजा की हालत गैर हो रही थी। हाँ, ये तो मैंने देख लिया। तो मुझे ये बता कि बाबा जान को कैसे कायल करेगा? आदि ने वो सवाल किया जिसका जवाब रजा के पास नहीं था। यार तू बाबा जान से बात करना प्लीज। रजा ने मुल्तजी से लहजे में हादी को मुखातिब किया। ठीक है, सोचते हैं कुछ। हादी दिमाग पर जोर देता बोला। इसी असना में अजब अंदर आया। रजा ने कड़वी गोली की सी शक्ल बनाई। अजब ने खास तौर से इसका अंदाज नोट किया। ऐसे बुरे बुरे मुंह क्यों बना रहे हो मुझे देखकर? अजब ने सख्त नाराज नजरों से रजा को देखते हुए कहा। ये बना नहीं रहा, तुझे देखकर खुद बखुद इसका मुंह ऐसा हो जाता है। हादी ने ठट्ठा लगाते हुए कहा। ये इस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या हरकत की थी? अजब ने दोनों हाथ कमर पे रखे रजा से मुखातिब था। बेटा, तू जो कुछ हमारे साथ करता है, हमने कभी पूछा कि ये तूने क्या किया और क्यों किया? रजा भी इसी के अंदाज में खड़ा होकर इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। चंद लम्हे दोनों एक ही अंदाज में खड़े एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अजब ने सर झटक कर निगाहों का जाविया बदल लिया। जो कुछ मैं करता रहा इसके लिए मुझे बाबा जान कहते थे। अच्छा, बाबा जान तुझे हमारी झूठी सच्ची चुगलियां खाने को कहते थे? हादी ने तेज लहजे में इसे घूरते हुए कहा। नहीं, इन्होंने मुझे तुम लोगों पर नजर रखने और हर किस्म की सरगर्मी की इत्तला देने को कहा था। बाकी जो कुछ मैं करता रहा इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम दोनों से माफी मांगने आया हूँ। रजा और हादी ने मुंह खोलकर पहले एक दूसरे को फिर सर झुकाए बैठे अजब को देखा। ये तेरी कोई नई चाल है? फौरन ही जो ख्याल रजा के जहन में आया इसने गोश गुजार भी कर दिया। नहीं, कोई चाल नहीं है। अजब सर झुकाए झुकाए ही बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो इतनी आहिस्तगी से बोला कि दोनों बमुश्किल सुन पाए। तुझे क्या डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया है? हादी ने इसके करीब होते राजदारी से पूछा। मेरी मौत से कम किसी चीज पर राजी नहीं होगे तुम लोग? अजब फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला।
ओह नहीं यार, नाराज क्यों होता है? तेरा अंदाज देखकर लग रहा था जैसे तू दुनिया छोड़कर जा रहा है, बस इसीलिए पूछ लिया। हादी ने बौखलाते हुए वजाहत पेश की। दुनिया छोड़कर नहीं, इस्लामाबाद छोड़कर मंडी बहाउद्दीन जा रहा हूँ। बाबा जान ने वहाँ की ज़मीनों का इंतज़ाम मेरे सुपुर्द कर दिया है। और वो कुछ कहते कहते रुका। और? रज़ा ने पूछा। और मेरी शादी भी हो रही है मामू की बेटी से, वहीं रहते हैं वो लोग। कुछ झिझकते हुए इसने बात मुकम्मल की। शादी? दोनों के मुंह से एक साथ चीख की सूरत निकला। कितना तेज निकला तू, शादी भी प्लान कर ली? रज़ा सदमे से चूर लहजे में बोला। तू मुझसे छोटा है, पहले मेरा नंबर था, सिर्फ 4 माह का फर्क है। अजब ने फौरन 4 उंगलियां दिखाईं। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरी बारी बनती थी पहले। हादी का दुख भी रज़ा के दुख जैसा ही था। सिर्फ 4 माह? रज़ा ने भी 4 उंगलियां हादी के सामने की। मैं तुम दोनों से छोटा हूँ, लिहाजा बारी मेरी ही बनती है। खुद बताओ भला, पहले छोटी ईद आती है या बड़ी? अजब ने अपने दिए इन दोनों को लाजवाब किया। और तुम लोगों के मामू की तो कोई बेटी भी नहीं। और अजब ने एक और हिकमत भरा नुक्ता पेश किया। सच कहता है यार, दुख से भर गया है दिल। क्या था जो तू लड़की होता, ना तुझे कोई मसला होता ना मुझे। हादी ने रज़ा को देखते दिल गिरफ्तगी से कहा। हाँ, फिर जो मसाइल होते बाबा जान को होते। अजब ने फिर से फलसफा झाड़ा। शादी बहुत बहुत मुबारक हो दोस्त, रज़ा दुखी दुखी दिल से लहजे में बोला। ये तुमने मुझे मुबारकबाद दी है या पुरसा? अजब ने शिकायती से अंदाज में रज़ा को देखा। बस जैसी खुशी हो रही है हमें तेरी शादी की, वैसी ही मुबारकबाद देंगे ना। बगैर किसी शर्मिंदगी के रज़ा ने जवाब दिया। हाँ, मैं बिन बाप का बच्चा, मेरे लिए आखिर सोचे भी तो कौन। हादी के लबों से ठंडी सांस खारिज हुई। सॉरी यार, तेरे ये बेकार के डायलॉग यहाँ किसी के दिल पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जान और करामत चाचा समेत सब ही बिन माँ बाप के हैं यहाँ। रज़ा ने इसकी बात को चुटकियों में उड़ाया। मैं मजीद अपना मगज़ पिलपिला नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह हाफिज। अजब उठकर खड़ा हो गया। इसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे जब रज़ा और हादी ने हम आवाज़ होकर गाना शुरू किया। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दरवाजे पर पहुंचकर अजब रुका। दाएं हाथ का पंजा पूरा खोलकर इन दोनों को दिखाया और धार से दरवाजा इनके मुंह पर बंद किया। याहू! रज़ा ने खुशी से भरपूर एक नारा लगाया। अब हमारी जिंदगियों में कोई अजब नहीं होगा। बस एक लम्हा लगा हादी को बात समझने में, और इसके बाद दोनों ने मिलकर नाचना शुरू कर दिया। तो राहत, जो बचपन में रूही कहलाती थी, 8 बरस की थी जब इनके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए। खाला इनको अपने घर ले आई। खाला के 7 बच्चों के साथ इनकी परवरिश हुई। लड़कों लड़कियों सबको 10 जमात खाला ने पास करवाई। इसके बाद लड़कों को बाहर भेज दिया जाता, जहाँ इनके घराने के बेशतर अफराद सकूनत पजीर थे, और लड़कियों को ब्याह कर अगले घर रवाना कर दिया जाता। जब रूही की शादी का नंबर आया तो इसको भी ब्याह दिया गया। वो शादी के बाद राहत ही कहलाई। खाला की जिंदगी तक सब खालाजाद बहन भाइयों से मिलना मिलाना रहा। इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। कभी कभार जो किसी शादी खुशी गमी पर मुलाकातें हो जाती, रफ्ता रफ्ता वो भी न होने के बराबर रह गईं। और बच्चों की शादी और इनके बच्चों के बाद तो अरसे दराज से इनका किसी खालाजाद बहन भाई से कोई राब्ता नहीं था। खाला के घर के सहन के बीचों बीच बरगद का बड़ा सा पेड़ था। गली ही में माई रहमत की छोटी सी किरियाने की दुकान थी, जिसे सब माई रहमत की हट्टी कहते थे। सखावत, सदीका और मुसव्विर इनके खालाजाद थे, जिनके साथ मिलकर वो जंगली बेर तोड़ने जाया करती थी। ये कौन था जो इतने बरस के बाद इनको सब याद करवा गया? आप बेली बाजी के मियाँ हैं? राहत ने अपनी सबसे बड़ी खालाजाद का नाम लिया। ये चेहरा, ये नकूश बिल्कुल अजनबी अजनबी से दिख रहे थे। नहीं, मैं ईज़्द हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा अच्छा, ईज़्द भाई। राहत बेगम जोश से बोली। वो खाला की पहलोटी की औलाद थे, और जब राहत इनके घर आई थी तब वो बाहर रिहाइश पजीर थे। राहत के होते वो शायद 1 या 2 बार पाकिस्तान आए थे, लेकिन राहत की याददाश्त में इनसे मुंसलिक कोई भी वाकया महफूज न था। तो आपने मुझे कैसे पहचाना? इतने अरसे के बाद वो हमारी तो शायद 1 या 2 बार मुलाकात ही हुई होगी सारी जिंदगी में। राहत की हैरत बजा थी। अम्मा वक्तन फवक्तन जो तस्वीरें बाहर भिजवाया करती थीं, इनमें तुम्हारी तस्वीरें भी होती थीं, और हम परदेश के रहने वाले तो देश की एक एक याद को आंखों के रास्ते दिल में उतार लेते हैं।
फिर तुम्हारी शादी की तस्वीरें भी हैं मेरे पास, अम्मा ने भिजवाई थीं। अब भी कभी गुजरा वक्त याद आता है तो तस्वीरें निकाल कर देखता रहता हूँ। कुछ आजर्दगी से वो बोले, फिर भी ईस्ट भाई आपकी याददाश्त की दाद न देना ज्यादती होगी। कमाल पहचाना आपने मुझे, वरना मैं तो अब तक आपको पहचानने की ही कोशिश कर रही हूँ। राहत खुद ही खुद हंस पड़ी। अच्छा इससे मिलिए, ये पोती है मेरी। इन्होंने मोमल से इनका तारुफ करवाया। इन्होंने मोमल के सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। इन्हीं बातों के दौरान बाकी सब भी पहुंच गए। इनको जब दादी के इतने पुराने रिश्तेदार के मुतालिक मालूम हुआ तो सभी घर चलने पर इसरार करने लगे। सो ईस्ट कासी को मानते ही बनी। निकाह बखैर खूबी अंजाम पा गया। निकाह की तैयारी समेत बकाया तमाम इंतजामात मिनहाज के दोस्त मिर्ज़ा अकबर के घर अंजाम पाए थे। मिर्ज़ा अकबर की साली, जो शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी, इनके साथ ही रिहाइश पजीर थी। और पिछले 1 साल से मिर्ज़ा अकबर मिनहाज को दूसरी शादी के फ़ज़ाइल बताते हुए अपनी साली से निकाह सानी के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे। सो आज पूरे साल की मेहनत रंग ले आई और 30 साला आफिया इस वक्त सुकड़ी सिमटी सुर्खी उरूसी जोड़ा पहने मिनहाज विला में सर झुकाए बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। शादी के साल भर बाद एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था आफिया ने, और फिर अगले साल मियाँ की नागहानी मौत वो मनहूस करार देकर निकाल दी गई थी। अकलौती बहन के घर के अलावा कोई जाए पना ना थी, सो रहने पर मजबूर थी। ऐसे में जब बाजी और बहनोई ने दूसरी शादी का मुद्दा सुनाया तो इनके पास इकरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी साली खासी खुशशक्ल और इंतहाई सुघड़ लड़की है, तुम पछताओगे कभी नहीं इसको जिंदगी में शामिल करके। होने वाली शरीके हयात का बस इतना ही तारुफ करवाया था मिर्जा ने, लेकिन वो इतनी हसीन होगी ये तो मिनहाज के वहमो गुमान में भी न था। खुद से 15 बरस छोटी, इंतहाई हसीन और खूबसूरत बीवी वो मदहोश हुए जा रहे थे। रिफ़त और एहसासे जुर्म कहीं बहुत पीछे ही रह गया था। ये जल्दी में कुछ समझ नहीं आया था, बस यही ला सका। घबराहट पर काबू पाते हुए एक मखमली डिबिया इन्होंने आफिया के सामने रखी। एक नज़र आफिया ने इस डिबिया पर डाली, दूसरी मिनहाज के चेहरे पर, और साथ ही शर्माते हुए गर्दन झुका ली। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इनका दूसरा शौहर इतना खुशशक्ल और सोबर इंसान होगा। दिल में कुछ नरम गरम से जज्बात जागे थे। झिझकते हुए अपना खूबसूरत हिनाई हाथ मिनहाज के सामने करते हुए आफिया ने एक जिंदगी और खुशी से भरपूर नज़र इन पर निछावर की। लंबी लंबी मखरूती उंगलियों वाला हाथ थामे इन्होंने अंगूठी की रौनक बख्शी, जो इस हसीनो जमील हाथ में पहुंचकर सज गई थी। और फिर वो हाथ इन्होंने थामे रखा, कभी न छोड़ने के लिए। फासले खुद ब खुद घटते चले गए और वहाँ से मीलों दूर बैठी रिफ़त भांजे की शादी को यादगार बनाने में मसरूफ थी। बहन भाइयों में एक मैं बचा हूँ और एक सखावत, बाकी सब अपनी जिंदगी पूरी कर गए। ईस्ट कासी ने चाय की प्याली अपनी जानिब खिसकाई, जो कुछ ही देर पहले हानिया रख कर गई थी। तो मामू जान, आपकी अपनी फैमिली में कौन कौन है? खुर्रम ने सवाल किया। एक पोता और एक नवासा, इसके अलावा एक बच्चा और है, यतीम बच्चा है। इसकी हाल में शादी की है। एक खतरनाक हादसे ने मेरी बीवी, बेटी, बेटे और बहू को एक ही झटके में हमसे जुदा कर दिया। दरअसल बस के इस हादसे में कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बचा था। 40 के 40 लोग जलकर खाक हो गए। वो आजर्दा हुए बोले। बाकी सब भी उदास हो गए। भाई तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम इन सब को लेकर किसी दिन मेरी तरफ आओ रूही। जरूर ईस्ट भाई, जरूर आएंगे हम सब, राहत बोली। और तुम्हारा एक छोटा बेटा भी तो है, और वो इसकी बीवी अब तक नजर नहीं आए। ईस्ट कासी ने प्याली खाली करके मेज पर रखी। वो अलग रहता है, इसने डीएचए में अपना घर बनाया है। राहत ने एक जुमले में बात खत्म की। अच्छा, इन्होंने सर हिलाया। भाई इस इतवार को तुम सब लोगों की दावत है हमारी तरफ, तुम लोग कोई और मसरूफियत ना रखना। ईस्ट कासी ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। हम सब आएंगे और ज़रूर आएंगे ईस्ट भाई, राहत खुश दिली से बोली। वो तमाम लोग इनको छोड़ने बाहर तक आए। बाग पर खूब मेहनत की है तुमने, इन्होंने तौसीफी नज़रों से फलों और फूलों से भरे बाग को देखते हुए कहा। अल्लाह गरी के रहमत करे। खुर्रम के अब्बू ने अपने हाथ से लगाए थे ये सारे दरख्त, इनको तो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती हूँ। राहत यकायक उदास हुई। ईस्ट कासी ने सर हिलाया। रूही, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो। कमाल करते हैं ईस्ट भाई आप, बहन भाइयों में ये बुरा मनाने वाली बात बीच में कहाँ से आ गई?
तुम्हारी पोतियाँ माशाल्लाह से बहुत पसंद आई हैं मुझे। बहुत अच्छी तरबियत की है इनकी माँओं ने इनकी। मुझे अपने पोते और नवासे के लिए बिल्कुल ऐसी ही बच्चियाँ चाहिए। तो तुम बच्चों को लेकर आना, वो और बड़े सब आपस में मिल लें। अल्लाह खैर रखे तो ये पुरानी रिश्तेदारी किसी नई रिश्तेदारी का पेश ख़ीमा बन जाएगी। ईस्ट कासी ने बात मुकम्मल की। राहत बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। नमर ने सुबह से घर में तूफ़ान उठा रखा था। अभी 2 दिन पहले दादी के भाई रिश्ते की बात करके चले गए। आज वो पड़ोस से मुंह उठाकर आ गईं। हमें आपकी ज़ारा अपने बाबर के लिए बहुत पसंद है। इसने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। और आप आराम से बैठी तमाशा देख रही हैं। कल को वो ब्याह कर चली जाएगी और हम मुंह देखते रह जाएंगे। घर में नमर और हुमा के अलावा कोई भी नहीं था। सो खूब आवाज़ बुलंद नमर अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलती ज़ारा अपने नाम पर ठिठक कर रुकी। भाई, अभी तो सिर्फ रिश्ता डाला है इन्होंने, कौन सी बात पक्की हो गई है? हुमा इसको ठंडा करने के चक्कर में मज़ीद गर्म कर गईं। जी, अभी रिश्ता डाला है और कल को निकाह कर लेंगी और रुखसती के वक्त मुझे आवाज़ दी जाएगी। ए नमर मियाँ, आकर बहन को कुरान के साए में रुखसत करो। नमर ने कुछ इस अंदाज से कहा कि हुमा की बेइख्तियार हंसी छूट गई। मैंने बात कर ली है अम्मा जान से, बेफिक्र रहो, वो खुद रुबाब से भी बात कर लेंगी और बाबर और अपने भाई के नवासे के लिए भी मना कर देंगी। तुम्हें ख्वामख्वाह गर्मी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुमा ताई की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। या अल्लाह, अगर ये हकीकत है तो वो क्या था, और अगर वो हकीकत थी तो फिर ये क्या है? हुमा ताई कहाँ हैं? इसने इधर उधर देखते नमर से सवाल किया। मुझे नहीं पता, वो खफा खफा सा बोला। एक बात कान खोल कर सुन लो। इसके अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ते सुस्त पड़े। तुम ब्याह कर इस घर से कहीं नहीं जा रही। ज़ारा ने पलटकर नमर की शक्ल देखी। नमर ने इसकी तरफ देखने से एतराज़ बढ़ता। वो जानता था कि इसके चेहरे पर कौन सा सवाल रकम होगा। आपने दादी के पूछने पर कहा था, मैं भला इस बंगाली सायरा से शादी करूँगा? मुझे कोई काला जादू करवाना है क्या? कहते कहते इसकी आवाज़ में नमी खिली। वो सोफे से उठकर इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। अपनी उंगलियों से इसके आंसू पोंछे। और ये सब कहने के बाद मैंने दादी और अम्मी दोनों को आंख मारी थी, क्योंकि मैंने शीशे में तुम्हारा अक्स देख लिया था। और तुम्हारे भागकर वापस जाने के बाद मैंने कहा था कि ज़ारा से नहीं करूँगा तो भला और किससे करूँगा? इस सायरा ने सहर कर दिया है मुझ पर। वो खामोश होकर इसके तासुरात देख रहा था। ज़ारा ने बेयकीन निगाहों से इसे घूरा तो वो जल्दी से बोला, यकीन नहीं आता तो दादी और अम्मी से पूछ लो, वो तस्दीक कर देंगी। और इसको तस्दीक की क्या ज़रूरत थी भला, वो तो वैसे ही मान गई थी। रिफ़त ज़ारो कतार रो रही थीं। वहाँ मौजूद तमाम नफ्स दम साधे बैठे थे। ऐसे में राहत बेगम की आवाज़ रिफ़त के कानों तक पहुँची। जिस शरीयत ने तुम्हें शौहर के साथ अलग रहने का हक़ दिया है, इसी शरीयत ने तुम्हारे शौहर को दूसरी शादी का भी हक़ दिया है। खुदारा कुछ करें, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लें। रिफ़त का बस नहीं चल रहा था कि इन सब के पाँव में गिरकर किसी तरह वक्त का पहिया उल्टा चला दें और सब ठीक कर दें। अब कुछ नहीं हो सकता। खुर्रम ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। तलाक जैसा नापसंदीदा फेल के लिए हम मिनहाज को मजबूर नहीं कर सकते। बहरहाल अब वो इसकी बीवी है, तुम इसके साथ मिलजुल कर गुजारा करने की कोशिश करो, अगरचे ये तुम्हारे लिए खासा मुश्किल होगा। खुर्रम ने बात ख़त्म की। वो बेबसी से इन सबको देखती रह गईं। दोनों दुल्हनें गज़ब ढा रही थीं। सोफे के दरमियान में ज़ारा और हानिया बैठी थीं, जबकि ज़ारा के साथ नमर और हानिया के बराबर में रज़ा बैठा था। हादी फ़ोटोग्राफी कर रहा था। ज़रा एक एक चमाट मुझ कवारे को भी रसीद कर दें आप सब लोग, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। हादी दोनों जोड़ों के इंतहाई करीब आता हुआ बोला, चमाट क्यों? हम सब मिलकर आपकी अच्छी सी मरम्मत करते हैं ना, ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा भला हो जाए। क्यों जी, क्या ख्याल है आप सबका? रज़ा ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, आप बिस्मिल्लाह करें, मैं पूरा साथ देने को तैयार हूँ। नमर ने मसनूई आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, और आपका क्या ख्याल है? रज़ा शरारत से हानिया के करीब हुआ। वो घबराकर खुद में सिमट गई। वैसे तो आप खासा बोलती हैं। रज़ा इस दिन की बातें याद करके मुस्कुराया। आज के दिन खामोश रहने की कोई ख़ास वजह? इसकी तरफ झुकते हुए बोला, और अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हानिया ने बड़ी बड़ी आंखें रज़ा पर मरकूज़ करते हुए कहा। रज़ा का दिल हाथों से निकलने लगा। कहें तो सही, वो आप वाकई हमारे घर के आसपास फल चोरी करने नहीं आते थे? इसकी बात पर पड़ने वाले ज़ारा, नमर और हादी के कह कहे बहुत बेसाख्ता थे कि सब ही फल चोरी करने वाली स्टोरी से काफ़ी हद तक महसूस होते रहे थे।
रज़ा ने हिजल होकर सर खुजाया और फिर भी वो इनके कहकों में शामिल हो गया। उम्मीद करती हूँ मोहब्बतों से भरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।